हम्म। तो भाई हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सॉलिड्स का। अब सॉलिड्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। चलिए जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के अंदर अभी तक हम क्या कवर कर चुके थे सर? लिक्विड स्टेट कवर कर चुके हैं, गैसीय स्टेट कवर कर चुके हैं। तो आज हमारी एक छोटी सी थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। अब आपको हर स्टेट के बारे में पता तो चल चुका है कि लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, गैसीय स्टेट के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स अभी हम देख लेंगे। सही है। अच्छा मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ ताकि बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। चुप करा दी मैंने बच्चों को। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं ना सॉलिड स्टेट की, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करते हैं। जब भी हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ने जाते हैं तो उसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को लाजमी पढ़ना होता है, लाजिम पढ़ना होता है। आप उसको ना पढ़ें तो बेटा इसका मतलब है अगर वो नहीं भी लिखा हुआ तब भी आपने उसको लाजमी लाजमी तौर पे पढ़ना है, ठीक है। तो भैया हम जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले जब इसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आज असल में मेरी स्क्रीन चेंज हुई है, मतलब मेरा मॉनिटर आ गया एलसीडी। तो पहले छोटी सी स्क्रीन नजर आती थी मेरे लैपटॉप की, तो अब बड़ी स्क्रीन नजर आ रही है। तो राइटिंग का थोड़ा हो सकता है कि अभी हाथ एक दो दिन में सेट हो जाएगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की हम बात करें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपसे बात कहती है कि सॉलिड स्टेट की जो मोशन होती है, मोशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, तो सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। सॉलिड पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और पार्टिकल्स जब टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसका मतलब इनकी जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी सर? वो मोशन होगी आपकी वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन होगी? वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर बिलोंग्स टू वाइब्रेटरी मोशन। जल्दी से मुझे याद दिलाइए, गैसियस मॉलिक्यूल्स कैसी मोशन परफॉर्म करते हैं सर? गैसियस मॉलिक्यूल्स जो मोशन परफॉर्म करते हैं वो रैंडम मोशन होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन परफॉर्म करते हैं सर? लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो मोशन परफॉर्म करते हैं वो स्लाइडिंग या रोलिंग टाइप की मोशन परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी होती है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वो कौन सी मोशन परफॉर्म करते हैं? वाइब्रेटरी काइंड ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं। अगर इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? इनकी लिक्विड के मुकाबले में और गैस के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। हायर देन लिक्विड एंड गैस। लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, इन दोनों के मुकाबले में इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है मेरा बेटा वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अब सॉलिड मॉलिक्यूल्स पे अफेक्ट ऑफ प्रेशर लगाएं। अफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, मुझे याद दिलाएंगे? अफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है सर? अफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स पे अगर हम कंप्रेशन करें तो कंप्रेशन के नतीजे में होगा क्या कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई करोगे तो जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई करने से ये मॉलिक्यूल अपनी शक्ल बदल लेगा। शक्ल बदलने का मतलब क्या हो जाएगा? डीफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीफॉर्म। अगर जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स अपनी शक्ल बदल लेते हैं, और शक्ल बदलने को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड मॉलिक्यूल डीफॉर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिटी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉर्मिटी। के मॉलिक्यूल्स की जो क्या कहते हैं, आप एग्जिस्टेंस या अपेरेंस चेंज कर दो तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो कंप्रेस तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो आता है सॉलिड मॉलिक्यूल को लेकर, वो क्या आता है? डिफ्यूजन। अगर सॉलिड मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होती है? गैस में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में समा जाते हैं। फिर दूसरा क्या होता है भैया? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन किसी हद तक कम होती है। सबसे आखिर में कौन होता है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही रेयरली डिफ्यूज होते हैं, या ना होने के बराबर क्या होती है बेटा? डिफ्यूजन होती है, ठीक है। रेयरली डिफ्यूज। रेयरली डिफ्यूज कौन सा केस होता है? अगर आप अलॉय की बात करें
तो अलॉय क्या होते हैं? मेटल के अलॉय होते हैं कि मल्टीपल मेटल्स आपने मिलाए। लाइक आपने ब्रास की बात की, तो ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेटल्स। तो मल्टीपल मेटल्स एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के नतीजे में, तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन इन सॉलिड, जो कि ना होने के बराबर होती है। देन इसके अलावा अगर हम जाए सॉलिड की एक्सपेंशन की बात करें, सॉलिड की सबसे काम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बाय पासिंग द लिक्विड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। सबलाइम सॉलिड्स किताब के अंदर कुछ लिखे हुए हैं, तो उनकी एग्जांपल्स आती हैं आपके पास। लाइक आयोडीन हमारे पास एक सॉलिड होता है, लेकिन अपॉन गिविंग टेम्परेचर, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो बाईपासिंग करते हैं लिक्विड स्टेट को, और लिक्विड स्टेट को बाईपास करते हुए डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड आयोडीन के अलावा ड्राई आइस इज ऑल्सो अ सबलाइम सॉलिड। ड्राई आइस के अलावा कैम्फर, आपने बचपन में अपने कपड़ों में काफूर की गोलियां देखी होती हैं। लोग, दादी अम्माएं जब सर्दी के कपड़े रखती थी तो उसमें साथ साथ कुछ गोलियां रखती थी सफेद सफेद। तो जब अगली बार सर्दी में कपड़े निकलते तो वो गोलियां गायब होती थी, और एक अजीब सी खुशबू सी उन कपड़ों में रहती थी। तो वो पता नहीं क्या उनकी हिकमत थी, मैं भी उस पर नहीं जा रहा। तो वो काफूर की गोलियां कैम्फर टेबलेट्स कहलाती हैं अंग्रेजी में या केमिस्ट्री की जबान में। इसी तरह आपके पास नेफ्थलीन एक सॉलिड होता है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर स्टेट में। तो ये कुछ किताब की एग्जाम्पल लिखी हुई है। दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड एज सबलाइम सॉलिड्स। इन सॉलिड्स का हम क्या नाम देते हैं कि भाई आपका जो नाम है, आपका नाम है सबलाइम सॉलिड्स। ये सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? सबलाइम सॉलिड्स। दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड एज सबलाइम सॉलिड्स। ठीक है। आफ्टर दैट सब्लिमेशन के बाद हम जाते हैं हमारे पास सॉलिड की टाइप्स के ऊपर, जो हमारा टॉपिक आगाज हो रहा है। तो सॉलिड की अगर हम टाइप्स की बात करें, तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अगर सॉलिड्स की टाइप्स की बात करें, तो सॉलिड्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर एक, जिसको हम बोलते हैं, नंबर वन इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नंबर टू जिसकी हम बात करें सॉलिड की टाइप होती है, जिसको हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है। असल जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना जरूरी है। एक अमोर्फस सॉलिड हो गया। अमोर्फस सॉलिड डेफिनेशन की हद तक है, सबसे काम का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की फर्दर टाइप्स होती हैं। वो फर्दर टाइप्स उन्होंने कहा लिखी हुई है, डिफरेंस बिटवीन के अंदर लिखी हुई है। तो हमें तमाम टाइप्स पढ़नी है, तो हमें ऑलरेडी डिफरेंस ही पता चल जाएगा कि भाई इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जो रेगुलर शेप और रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो करता है। जिसका रेगुलर शेप होता है और रेगुलर ज्योमेट्री होती है। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब ट्राइगोनल होगा, टेट्रागोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, मोनोक्लिनिक होगा, ट्राई क्लिनिक होगा, रोम्बोहेड्रल होगा। कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। अगर इसका अमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए, तो अमॉर्फस सॉलिड कौन से होते हैं? जिनका कोई शेप नहीं होता, जिनके मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रक्चर, कोई शेप नहीं होता। इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कोई ज्योमेट्री का आप इनमें नाम नहीं दे सकते। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। अगर आप बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड का, तो भाई इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट रेंज के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस। रेंज। अब सवाल ही पैदा होता है सर, शार्प से मुराद क्या है और रेंज ऑफ से मुराद क्या है? इनके दरमियान डिफरेंस क्या है बेटा? शार्प से मुराद क्या है? ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मौजूद है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इनकी बात करें तो पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉलो करने का मतलब, लेट सपोज अगर आपका कोई सॉलिड है, वो सॉलिड क्या है बेटा? एक क्रिस्टल फॉर्म में है। वो क्रिस्टल आपका क्यूबिक क्रिस्टल है। वो क्रिस्टल आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, क्यूबिक फॉर्म में दिखता है। ठीक है, मैं भी क्विकली क्रिस्टल बना देता हूँ। इस तरीके से आपका क्यूबिक क्रिस्टल दिखता है।
अब एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, मल्टीपल, हर तरफ क्यूब ही क्यूब आपके पास जब मौजूद होंगे ना, जब आपके पास हर तरफ क्यूब ही क्यूब मौजूद होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट हर क्यूब का क्या होगा, सेम होगा। हर एज का, हर कोने का, हर सेंटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। तभी हम इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री। लेकिन जब हम किसी अमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे, एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे, तो ड्यू टू इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर स्ट्रक्चर, इरेगुलर शेप, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एन आइजोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइजोट्रॉपिक इन नेचर, व्हाट इज मीन बाय एन आइजोट्रॉपिक इन नेचर? एन आइजोट्रॉपिक का मतलब होता है भाई, एन आइजोट्रॉपिक का मतलब होता है किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी का चेंज होना विद द चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने से किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में क्या आना, चेंज आना, दिस इज कॉल्ड एज एन आइजोट्रॉपिक इन नेचर। अब इसकी मिसाल मैं देता हूं। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इनको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब सवाल पैदा ये हुआ, सर व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड, आसान लफ्जों में व्हाट इज एन आइसोट्रॉपी। ये एन आइसोट्रॉपी आपने शोषा छोड़ दी है, ये क्या बला है? तो मेरा बेटा एन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, ये मैंने साइड में लिखा, एन आइसोट्रॉपी, स्पेलिंग भूल गया मैं। एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायरेक्शन। सर फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन से कैसे मुराद है भाई, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद चेंज इन डायरेक्शन। लेट सपोज अगर मैं बात करूं, ग्रेफाइट एक रॉड है, ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे, बस फिलहाल बस याद रखें, ग्रेफाइट जो है, जो पेंसिल की निब में भी होता है, वो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। अगर ग्रेफाइट की आप प्रॉपर्टी देखें ना, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस। जब इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल ग्रेफाइट को रखा जाए तो ग्रेफाइट आपके पास क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। और यही ग्रेफाइट अगर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस हो, यही ग्रेफाइट अगर आपके पास परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस हो, तो यही ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना छोड़ देता है। तो मैंने एक सब्सटेंस की डायरेक्शन को चेंज किया, पैरेलल से परपेंडिकुलर किया, तो उसने फौरन से अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली। इसी चीज को हम एन आइसोट्रॉपी बोलते हैं। तो एन आइसोट्रॉपी क्लियर है कि प्रॉपर्टी का चेंज होना विद द चेंज इन द डायरेक्शन। इसी तरह आप जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लेते हैं, तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर प्रॉपर्टी, हर पॉइंट चेंज करने से क्या होता रहता है, चेंज हो रहा होता है। तो डायरेक्शन चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी पर असर होना, फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना, दिस इज सिंपल वर्ड्स। ये सिंपल वर्ड्स के अंदर आपकी क्या है, एन आइसोट्रॉपी है। कोई टेंशन इसमें नहीं होनी चाहिए, आसान सी बात है। अच्छा, ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनके लिए एक जुमला इस्तेमाल किया गया है आपकी किताब के अंदर, इसको हम कहते हैं ट्रू सॉलिड्स। ये अक्सर बच्चों की बात पता नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। और जबकि एमोर्फस सॉलिड के लिए जुमला इस्तेमाल किया गया है, दे आर कॉल्ड एज सूडो। ये आपके पास सूडो सॉलिड्स होते हैं, नॉट ट्रू सॉलिड्स। या इनको आप एक और नाम देते हो, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इनको एक और नाम देते हो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अमॉर्फस सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। इनकी मिसाल क्या होती है, सर इनकी मिसाल है अमॉर्फस सॉलिड्स की, प्लास्टिक की बात कर लो, आपने प्लास्टिक देखा है, प्लास्टिक इज एन अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है जी। प्लास्टिक के अलावा आप रबर की बात कर लो, रबर काइंड ऑफ जितने सॉलिड्स होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। इसी तरह आप सिलिका की बात कर लो, सिलिका इज एन अमॉर्फस सॉलिड, गिलास से बनता है SiO2। तो ये सारी इनकी क्या होती है, एग्जाम्पल्स होती हैं। ये सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मजीद चार प्रॉपर्टीज हैं।
वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आइए देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की मजीद चार टाइप्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मजीद चार टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, आइए जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का मजीद एक नक्शा ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। पहले तो मुझे बताइए, सॉलिड की दो टाइप्स में कोई टेंशन नहीं है कि सॉलिड की दो टाइप्स क्या होती हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जी जी, एक मिनट। तो भैया, हमारे पास अमोर्फस सॉलिड्स क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होगा, फर्क समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की चार किस्में होती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनकी टाइप्स को। अच्छा, ये टाइप करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, किताब में एक एग्जांपल दी हुई है, SiO2, सिलिका की। ये किताब में दी हुई है, पता नहीं फेडरल बोर्ड में दी हुई है। सिलिका दो फॉर्म में पाया जाता है। एक सिलिका पाया जाता है, ये SiO2 ही होता है, ये भी SiO2 होता है। एक सिलिका पाया जाता है सिर्फ क्वार्ट्स की फॉर्म में। ये क्वार्ट्स वाले क्वार्ट्स नहीं है जो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल, ये क्वार्ट्स मटेरियल का नाम है। दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वार्ट्स, एक होता है क्वार्ट्स गिलास। अगर आपके पास बोला हुआ है कि भाई क्वार्ट्ज गिलास इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन अमॉर्फस बोथ या नन, तो मैंने कहा देयर आर टू थिंग्स, एक क्वार्ट्ज है एक क्वार्ट्ज गिलास है। जरा फोकस होकर सुनिएगा। अगर वो आपको बोलता है कि भाई क्वार्ट्ज गिलास का बताओ, क्वार्ट्ज गिलास का बताओ, तो क्वार्ट गिलास इज बेसिकली सिलिका। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ सॉलिड के अंदर अमॉर्फस सॉलिड है। लेकिन अगर वो कहता है क्वार्ट्स कौन से सॉलिड्स हैं, अगर क्वार्ट्स के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ क्वार्ट्स के बारे में, नॉट आगे न पीछे न कुछ, सिर्फ क्वार्ट्स के बारे में पूछा जाए। अभी तस्वीर में दिखा देता हूँ क्वार्ट्स और क्वार्ट्स गिलास में ये क्या फर्क होता है। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ मैं। जो क्वार्ट्स होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। तो ये एक दफा एमसीक्यू पूछा हुआ है क्वार्ट्स से रिलेटेड, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्वार्ट्स की बात की जाएगी तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। लेकिन अगर क्वार्ट गिलास पूछा जाए तो क्वार्ट गिलास आर बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स, और दोनों ही कॉम्पोजिशन में जो मेजर पार्ट होता है वो SiO2 का होता है। दोनों ही कॉम्पोजिशन में जो मेजर पार्ट होता है वो किसका होता है, SiO2 का होता है। ठीक है, ये नोट्स में दिखा दी। अच्छा, अब हम टाइप्स की बात करते हैं। अभी बस याद करने वाली बात है, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी लॉजिक पे अंदर मैं नहीं पढ़ रहा, ये सिर्फ याद करने की गेम है। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की यहाँ पे टाइप्स की बात करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की चार टाइप्स हैं। टाइप्स के अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं। सर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मुराद ये होती है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, मतलब इसके अंदर आयनिक मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर बनता किससे है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर क्या होते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पढ़ने के बाद, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पढ़ने के बाद हम इसके बाद देखते हैं इसके अंदर फोर्सेस कौन सी होती है। इसके अंदर फोर्सेस कौन सी होती है। फोर्सेस के बाद हम इसके बाद देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स, भाई ये कौन सी एग्जाम्पल्स इस सॉलिड को कवर करेगी। ठीक है, ये पूरा आपका एक नोट बन जाएगा जिसको आप अच्छे से एमसीक्यू की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे हाथ के हाथ, भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यहां से एक सवाल अगर आएगा सॉलिड से तो मेजरली वो सवाल टाइप्स ऑफ सॉलिड से आएगा, ये इसके बाद एक टॉपिक है वहां से आए जो इसके बाद का टॉपिक है। तो टोटल इस सवाल, इस पेपर से, इस चैप्टर से एक सवाल ही मुझे नजर आ रहा है। एक से ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं दो भी नहीं चांस पे कह रहा कि दो, दो सवाल नजर आ रहे हैं मुझे इसके चैप्टर से। सिर्फ एक सवाल नजर आ रहा है स्पेसिफिकली, बेटा सॉलिड की बात कर रहा हूँ। जब मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इसका मतलब है सॉलिड की बात कर रहा हूँ, इसमें लिक्विड और गैर शामिल नहीं है। तो इस चैप्टर से मुझे एक नजर आ रहा है, बहुत ही किस्मत अगर आपकी अच्छी हो गई तो दो सवाल आ जाएंगे। दो सवाल इसमें से कभी मैंने देखे नहीं है, एक ही सवाल हर साल इसमें से आता है। तो जो एक सवाल आता है वो या तो इस चार्ट के अंदर से आता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, या जो इसके बाद पढ़ाऊंगा उसके अंदर से आता है। लेकिन उसके लिए पूरी बैकग्राउंड बनाना जरूरी था, इसलिए बेटा वो चीजें ऊपर पढ़ाई है। नहीं तो आप बोलते सर डायरेक्टली आपने ये क्यों नहीं पढ़ा दिया। बहुत सारे हमारे पास अल्लामा होते हैं, तो वो ये फौरन से कहते हैं सर जब आपको पता है इसमें से ही सवाल आएगा तो आपने सबसे पहले ये क्यों नहीं पढ़ा दिया। तो बेटा हम कहने को क्रैश कोर्स कहते हैं इसको, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी आपको
ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चीजें कवर करवा रहे होते हैं कि कहीं से भी आपको कोई मार्जिन न रहे कि एग्जामिनर कहीं सबको छोड़ दे और पूछ ले। चलें जनाब, जब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सबसे पहले कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो किससे मिलके बनता है? उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। अब किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ना, बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ना, उसके अंदर फर्दर तीन कैटेगराइजेशन होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जब मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है ना, तो मॉलिक्यूल्स जहां पर भी आते हैं उनके अंदर फर्दर तीन कैटेगराइजेशन होती है। कैटेगराइजेशन नंबर वन, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक ऐसा सॉलिड जिसमें कोई पोलर या पोलैरिटी का जिक्र ना हो। दूसरा होता है आपके पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होता है आपके पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है? ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो। तो ये तीन टाइप्स का हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। एक कौन सा हो गया? नॉन पोलर। एक हो गया पोलर। एक ऐसा जिसमें कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो। अब इन सबके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम होंगे। नॉन पोलर के अंदर ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर के अंदर ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। और कुछ नहीं हो सकता। काम की बात क्या है? फोर्सेस की बात है। अगर कोई सॉलिड जो नॉन पोलर सॉलिड होगा, अगर कोई सॉलिड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, और मॉलिक्यूलर सॉलिड होने के साथ साथ वो कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड होने के साथ साथ, आई रिपीट, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो उसके पास जो फोर्सेस होंगी जिससे वो सॉलिड बना है, जिससे वो सॉलिड बना है, वो फोर्सेस होंगी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसको हम LDF कहते हैं, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। चल भाई, ये नहीं मान रहा। जो फोर्सेस होती है वो कौन सी होती है? लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो भाई बहुत सारे सॉलिड्स हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लाइक आयोडीन। आयोडीन इज अ सॉलिड। आयोडीन किस चीज की वजह से सॉलिड है? एक तो ये मॉलिक्यूल है। दूसरा, इसमें जो लंदन फोर्सेस हैं या डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ये लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस कौन सी होती है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। लेकिन मैं एक छोटी सी साइंस इससे समझा देता हूँ। देखिए भाई, फोर्सेस क्या होती है? फोर्सेस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन होती है ना, इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस। इसको हम अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन जरा समझिएगा विद द हेल्प ऑफ लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस, ये क्या बनाए। देखिए, आयोडीन का जो एटम होता है, आयोडीन का मेरा बेटा जो एटम होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये आयोडीन का है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अलावा इसका मान ले वैलेंस शेल है। ये मान ले वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। वो 7 इलेक्ट्रॉन समझे आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? मान ले 7 इलेक्ट्रॉन है, बने हुए नजर आ रहे हैं। ये मैंने आयोडीन का एक एटम बनाया। इसी तरह से आयोडीन का एक दूसरा एटम भी होगा। इसी तरीके से आयोडीन का एक क्या होगा बेटा? दूसरा एटम भी होगा। अब ये जो आयोडीन का दूसरा एटम होगा ना, अब ये जो आपके पास आयोडीन का दूसरा एटम होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर। इसका भी एक क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इसका ही वैलेंस शेल होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान कौन सा चार्ज होता है? सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। या दो इलेक्ट्रॉन से दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा। जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? सर, दो आयोडीन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक दूसरे के मुंह पर आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे।
रिपल्जन के नतीजे में क्या होगा? रिपल्जन के नतीजे में क्या होगा, वो जरा गौर से इस डायग्राम को देखिएगा, अभी डायग्राम थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। रिपल्जन के नतीजे में क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन एक कोने में आ गया, न्यूक्लियस एक कोने में आ गया। इसका न्यूक्लियस एक तरफ आ गया, इलेक्ट्रॉन एक कोने पे आ गया। ये वही दो आयोडीन के एटम है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के करीब आने से रिपल्जन हुई, डिस्टॉर्शन हुई। तो न्यूक्लियस इसके करीब आ गया, इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को धक्का मारा, जैसे ही धक्का मारा ये रिपेल हुआ, न्यूक्लियस करीब आया। तो इस तरीके से इस एटम में डिस्टॉर्शन आ गई। जब डिस्टॉर्शन आ गई तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स क्रिएट हो गई। ये फोर्स कैसे क्रिएट हुई? पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। ये भी एक डाइपोल आपको नजर आ रहा है। ये भी एक क्या नजर आ रहा है बेटा? डाइपोल नजर आ रहा है। और ये भी आपको डाइपोल नजर आ रहा है। क्यों डाइपोल नजर आ रहा है? क्योंकि इन दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। अब ये प्रॉपर वो वाले डाइपोल नहीं है। ये वाला डाइपोल नहीं है ये। HCl वाला डाइपोल नहीं है। HCl को भी आप डाइपोल कहते हो ना, कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस आते हैं तो ये क्या हो जाता है? डाइपोल। ये एक परमानेंट डाइपोल है, जिंदगी भर ये पैदा भी डाइपोल हुआ है, इंतकाल भी इसका डाइपोल की सूरत में होगा। लेकिन जो आयोडीन का मॉलिक्यूल था सर, वो तो कभी जिंदगी में डाइपोल थोड़ी था। वो तो एक न्यूट्रल एटम था। वो तो एक क्या था? न्यूट्रल एटम था। ये भी एक सर न्यूट्रल एटम है। लेकिन जब इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आ गए तो तभी इन्होंने डाइपोल जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। तो यहां पर हम डाइपोल का नाम रखते हैं, दिस डाइपोल इज कॉल्ड एज इंस्टंटेनियस डाइपोल। आपका एक दोस्त था, समझे आप, दो दोस्त थे, आपका नाम भी डाइपोल, उसका नाम भी डाइपोल। आपका वो जो पहला वाला दोस्त था जिसकी आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, अब जो आपका बेस्ट फ्रेंड था, उसकी जो गैदरिंग थी, समझे, वो अच्छे लोगों में नहीं उठना बैठना शुरू किया। अब जो उसकी पर्सनैलिटी पे चेंज आएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वही पर्सनैलिटी का चेंज किस पे रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो रिफ्लेक्शन आपके ऊपर नजर आएगी। तो ऐसी बात है, इंसान अडॉप्शन का एक मोहताज है। हर इंसान दूसरे को अडॉप्ट करते हुए चल रहा होता है। तो यहां पर अगर इंस्टेंटेनियस ये डाइपोल बना तो ये इसको भी डाइपोल बना देगा। दिस डाइपोल इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने यहाँ एक पूजे में बंद किया है, बहुत शॉर्टली डिफाइन किया है। ये क्या टॉपिक है? बेसिकली दो न्यूट्रल एटम एक दूसरे के करीब आए, करीब आने से जैसे ही उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आए तो इलेक्ट्रॉन करीब आने से एक मोमेंट्री फोर्स जनरेट हुई। मोमेंट्री का मतलब लम्हा, लम्हाती फोर्स, एक लम्हे के लिए। सर एक लम्हा क्यों कह रहे हैं इसको? इसलिए कह रहे हैं जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। इस मोमेंट्री फोर्स की वजह से ये चीज डाइपोल बन गई, जिसको आप इंस्टंटेनियस डाइपोल कहोगे। और ये भी डाइपोल बन गई जिसको आप इंड्यूस्ड डाइपोल कहोगे। इतना डिटेल में एग्जामिनर नहीं जाएगा, ना आपके कोर्स का पार्ट है। वॉट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस होती है ना, ये लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस आर बेसिकली मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान ये मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दो एटम्स के दरमियान ये मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिससे ये पता, इस मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। इसी लंदन डिस्पर्जन फोर्स की वजह से आयोडीन जो होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ये कहाँ पाई जाती है भाई? ये पाई जाती है, अल्लाह आपका भला करे, आर्गन के अंदर पाई जाती है। और भी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें ये गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया, ये क्या होता है?
अगेन मैं बता देता हूं, ये सिर्फ मोमेंट्री एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो न्यूट्रल एटम्स के दरमियान लगती है। एक को आप नाम देते हो कि भाई ये डाइपोल बना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और दूसरे का नाम देते हो ये डाइपोल बना जिसको आप बोलते हो इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो गया और एक क्या हो गया, इंड्यूस डाइपोल हो गया। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, इसकी जो मजीद प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं तो इसकी जो हमारा ये इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज पे जाएं तो ये सॉफ्ट होता है। ये सॉफ्ट होता है, जितने भी आई मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, नॉन पोलर नेचर ऑफ काइंड, ये आपके पास सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनके कंडक्टर उस पे जाएं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं तो ये आर इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर बेसिकली इंसुलेटर्स। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है आप लोगों ने, एग्जाम में इसी में से आएगी। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास, पोलर सॉलिड्स होते हैं। दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये प्रॉपर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से अट्रैक्ट करता है तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान होती है, जिससे ये पोलर मॉलिक्यूल बनता है। अब वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किस में पाई जाती है सर, वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाई जाती है HCl के अंदर। HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाई जाती है। इसी तरह अगर आप SO2 को बात करो तो SO2 के अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाई जाती है। ऊपर मैंने कहा था आयोडीन हो गया, आर्गोन हो गया, CCl4 हो गया, इसके अंदर लंदन और डिस्पर्जन फोर्स पाई जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी मिसाल के बाद अगर इसकी बात की जाए तो ये भी बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है तो इसीलिए ये भी सॉफ्ट होता है। और अगर इसकी इंसुलेशन की बात की जाए तो ये भी इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता। लास्ट वन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल फोर्स ही होती है। लेकिन कौन सी डाइपोल डाइपोल फोर्स, ऐसी डाइपोल डाइपोल फोर्स जिसमें एक एटम हाइड्रोजन हो, दूसरा एटम या तो फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन हो। इन तीन केसेस में अगर आपके पास होगा तो वो डाइपोल डाइप वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। इसकी मिसाल है जो H2O होता है आइस फॉर्म में, जिसको आप ड्राई आइस भी कहते हो, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। ये आपके इसका नेचर या इसका जो प्रॉपर्टी होती है, ये हार्ड होता है। ठीक है, और आखिर में ये भी क्या होता है मेरा बेटा, इंसुलेटर ही होता है। ठीक है, ये भी इंसुलेटर होता है। तो ये इनकी बुनियादी और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने यहाँ पर देखी। ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड कवर हो गया। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं सर, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के साथ साथ उसके अंदर मल्टीपल फोर्सेस पाई जाती हैं। अगर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। अगर उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। और अगर किसी सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्स की वजह से वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। सेकंड होता है छोटा सा, बस मॉलिक्यूलर सॉलिड ही बड़ा था, बाकी नन्हे मुन्ने शून्य मुन्ने से। सेकंड है हमारे पास आयोनिक सॉलिड। नाम से ही जाहिर हो गया भाई आयोनिक सॉलिड क्या होगा। आयोनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो भाई इनके नाम से ही जाहिर हो गया कि आयोनिक सॉलिड्स क्या होंगे। सर आयोनिक सॉलिड्स वो होंगे जिसमें आयन जो आयन से मिलकर बने होंगे, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, आयन्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब ये किससे मिलकर बने होंगे, आयन से। आयन दो किस्म के देखे आपने, कौन कौन से आयन देखे हैं सर, एक होता है कैटाइन, एक होता है आपका कैटाइन, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, एनआइन। तो आयन दो किस्म के होते हैं, एक कैटाइन होता है, दूसरा कौन सा होता है, एनआइन होता है। इसके अलावा इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुराद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलम्स लॉ ने बताई कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के दरमियान क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान क्या होती है, फोर्स होती है। ऊपर देखिएगा मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसकी बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी। NaCl इसकी एग्जाम्पल है, MgCl2 इसकी एग्जाम्पल है,
MgO इसकी एग्जाम्पल है। जहां जहां आपको आयोनिक बॉन्ड नजर आ रहा है तो वो जो सॉलिड बना है वो सॉलिड आपके पास कौन सा कहलाता है? आयोनिक सॉलिड कहलाता है। इनकी नेचर की बात की जाए तो दे आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के साथ साथ दे आर ब्रिटल। इनके लिए हम जुमला इस्तेमाल करते हैं दे आर हार्ड एंड दे आर ब्रिटल। और अगर इन कंडक्शन की बात की जाए तो ये इंसुलेटर्स होते हैं, इन इंसुलेटर्स इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं। और अगर इसको मोल्टन स्टेट में ले जाए या इसको पानी में मिलाया जाए, इसको लिक्विड फॉर्म में ले जाए, एंड कंडक्टर इन लिक्विड फॉर्म। अगर इनको मोल्टन स्टेट में लेके जाए, मेल्ट किया जाए, या इनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो दे बिकम कंडक्टर। ये क्या बन जाते हैं? कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद द नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज मेटेलिक सॉलिड। नंबर थर्ड वन कौन सी है आपकी? मेटेलिक सॉलिड। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपके पास इस चैप्टर से एक ही सवाल आएगा, एक ही आने के चांस, और एक ही सवाल 90% चांस ये है कि वो यहां से आ जाएगा। अदरवाइज जो यहां से नहीं आएगा तो इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां से आ जाएगा। और कोई इसमें पोर्शन एग्जामिनर को नहीं मिलता जहां वो आपसे सवाल पूछ सके। अच्छा जी, ये मेटेलिक सॉलिड कौन से होते हैं? एक एटम है, एक मेटल है आयरन का। ये आयरन का एक मेटल है। अब इस आयरन के मेटल के अंदर आयरन का एक न्यूक्लियस है, और आयरन के न्यूक्लियस के साथ आयरन आयरन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है जो बदमाशी मचा के घूम रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे मेटल एटम के न्यूक्लियस के साथ एक अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के अपने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई रिपीट, मेटेलिक बॉन्ड के अपने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ एक अट्रैक्शन शो कर दें तो दिस पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। इसको हम कहते हैं इस तरीके से, इस जुमले को हम कहते हैं इस तरीके से डेफिनेशन के लिहाज से, इसका जो पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव आइन, और पॉजिटिव आइन के लिए हम जुमला इस्तेमाल करते हैं कर्नल्स। पॉजिटिव आइन के लिए जुमला इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव आइन को हम कर्नल्स कहते हैं। पॉजिटिव आइन जिसको हम कर्नल्स कहते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो कम है ना, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज तो कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज का होना इलेक्ट्रॉन के समंदर में, उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, दिस इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। इसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। नतीजतन, नतीजतन जो हमारे पास वो बनता है, कह लें बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज काइंड ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, देखें। इसकी मिसाल समझाने के लिए समझें। ये आपके पास सोडियम का एटम है, दिस इज द सोडियम एटम। सोडियम एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। सोडियम एटम ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्या बनाएगा? सोडियम का आयन बनाएगा, और साथ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ऐसे ही होगा। अब जरा गौर से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा इस बात को। ये जो सोडियम का आयन है, ये मान ले इस तरीके से नजर आ रहा है। ये मान ले भाई एक सोडियम का आयन है, ये एक सोडियम का आयन है Na पॉजिटिव। अब इस Na पॉजिटिव और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, इस इलेक्ट्रॉन की दूसरे सोडियम पॉजिटिव आयन के साथ, तीसरे जितने पॉजिटिव आयन्स यहां पर घूम रहे हैं, जिसको बेसिकली आप क्या बोलते हो? कर्नल्स बोलते हो। कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। ये इसको हम मेटेलिक सॉलिड कहते हैं, इसको मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसके अलग से कोई नाम नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आप इसका नाम दे सकते हो। इसकी अगर मिसाल की बात करोगे तो हर मेटल के अंदर, जितने मेटल्स हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटल क्यों हार्ड होता है? मेटल क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। जिंक का मेटल ले लिया, आयरन का मेटल ले लिया,
कोई सभी आपने क्या कर लिया बेटा, मेटल ले लिया, उस मेटल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसके एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल देंगे, मेटेलिक सॉलिड या मेटेलिक, या इस ऐसे सॉलिड को हम बोल देंगे जिसमें मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती होगी, उसको हम बोल देंगे ये कौन सा सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है। ठीक है। ये बहुत हार्ड होते हैं, आपने देखा है भाई, कोई भी मेटल उठा के अपने सर पे मार के देख लेना, आपको पता चल जाएगा वो कितना हार्ड होता है। साथ साथ इनकी एक और प्रॉपर्टीज होती है, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल से मुराद क्या होती है, दे कैन बी कट इनटू शीट एंड वायर्स। ये वायर्स में और शीट में कट हो सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबल एंड डक्टाइल। इनके अगर कंडक्शन की बात करो तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर। ये आपके पास बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट एज वेल। ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड जो है, लास्ट वन जो टाइप ऑफ सॉलिड है, बेटा इस टॉपिक को इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये नॉर्मली थ्योरी का टॉपिक होता है, टीचर्स बोलते हैं इसको आप बुक से पढ़ लें, रीडिंग कर लें। तो इसको इसलिए डिटेल में पढ़ाने का मकसद यही है कि आप लोगों को बेटा टॉपिक एक तो क्लियर हो जाए, और दूसरा इससे कोई भी सवाल है इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आप लोग उसको हल कर सकते हो। लेकिन सवाल तभी हल होगा इस चैप्टर से जब आप बेटा इसके लेक्चर को तमीज से लोगे, समझोगे, डेफिनेशंस को, पॉइंट्स को, एग्जांपल्स को, तो तभी सवाल इसका क्लियर होगा। लास्ट वन, आखिरी सॉलिड होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं सर, इसका नाम होता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इसको हम बोलते हैं कोवलेंट। अभी इसकी मिसाल की बात कर लेते हैं। यस, कोवलेंट और एटॉमिक सॉलिड का एक और नाम होता है, कोवलेंट और एटॉमिक सॉलिड का एक और नाम होता है, दे आर कॉल्ड एज एटॉमिक सॉलिड्स। इनको हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक सॉलिड्स। मैं भी इसको कंक्लूड कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा बीच में किसी का इंटरनेट आगे पीछे भाग गया, कुछ हो गया, किसी को घर पे किसी ने बुला लिया, किसी ने दही लेने भेज दिया, तो मैं एक कंक्लूजन कर दूंगा 2 से 3 मिनट के अंदर। आप लोग पानी वानी पी लीजिएगा, तो उसके अंदर मैं सारी डेफिनेशन को दोबारा बता दूंगा। ठीक है। नॉर्मल इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, आप लोग इस सर पे सवार कर ले तो इसको चीज को। ठीक है, तो इसको मैं अभी ये कंप्लीट कर दूं, उसके बाद बेटा मैं इसको एक 5 मिनट के अंदर इसको मैं एक कंक्लूजन आपको दे दूंगा, और उससे आप लोगों को ये समझना पढ़ना आसान हो जाएगा। आइए जरा इसमें, ये जो आपका कोवलेंट सॉलिड होता है या नेटवर्क ऑफ सॉलिड होता है, कोवलेंट नेटवर्क ऑफ सॉलिड लाइक ग्रेफाइट एनी एटम, तो ये एटम से कंपोज होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम्स होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सी फोर्स होती है जो ये बॉन्ड बनाती है, उसको आप बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट फोर्स, इसको आप कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में ये आपके पास कोवलेंट नेटवर्क बनता है। अभी कोवलेंट नेटवर्क कैसे बनता है, आपने सबसे पहले देखा होगा बेटा, डायमंड का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो ये जो डायमंड और ग्रेफाइट है, इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, ये डायमंड है, इसका पूरा एक नेटवर्क बनता है डायमंड के मॉलिक्यूल का, जिसमें कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इसी तरह एक और कार्बन का एलोट्रॉप है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। ये ग्रेफाइट आपके पास, इसमें कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। डिफरेंस इसलिए मैंने आपको बताया, डिफरेंस इसलिए मैंने आपको बताया। और ग्रेफाइट में जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, चलो इसको जाने दो, ये कोई इतनी खास बात नहीं है। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जब हम नेट वो बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे। ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एटम है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कार्बन की क्या होती है, sp2 होती है। ठीक है। इसी तरह अल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के जब मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, अल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाते हैं, तो अल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवलेंट एक जाइंट मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट
मेटल या वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। डायमंड हार्डेस्ट होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट आपके पास क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेफाइट आपके पास सॉफ्ट होता है। और इसी तरह अल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करें, अल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया। ये अल्यूमिनियम नाइट्राइड के अलावा सिलिका जो होता है, SiO2। सिलिका के अंदर दो चीजें होती है, मैंने बताया, एक क्वार्ट्ज होता है, एक क्वार्ट्ज गिलास होता है। क्वार्ट्ज गिलास है तो वो कौन सा सॉलिड है, एमोर्फस। क्वार्ट्ज है तो वो कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अगर आप इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी क्या होते हैं मेरा बेटा, हार्ड होते हैं। चाहे वो आपके पास अल्यूमिनियम नाइट्राइड हो या सिलिका हो, ये लोग भी हार्ड होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट होता है जो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, साथ में क्या है, सॉफ्ट है। डायमंड तो सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है। अगर इसकी उनकी बात की जाए, अगर इसकी उनकी बात की जाए कंडक्शन की, तो ये सारे के सारे इंसुलेटर्स होते हैं सिवाय ग्रेफाइट के। सिर्फ ग्रेफाइट के अलावा ये सारे होते हैं इंसुलेटर। ग्रेफाइट कंडक्टर है, वो भी उसकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। ऑल आर, वो कंडीशन क्या है, ग्रेफाइट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पैरेलल टू इट्स लाइन, और परपेंडिकुलर टू इट्स लाइन ग्रेफाइट भी क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होता है जो रेगुलर शेप, रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो करता है। इरेगुलर शेप होगा तो अमॉर्फस सॉलिड होगा। अमॉर्फस की साइंस, अमॉर्फस की डेफिनेशन की खत्म हो जाती है। असल जो केम शुरू होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है जो पेपर में आता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की चार टाइप्स होती हैं। एक आपके पास टाइप्स होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरी टाइप होती है आयनिक सॉलिड, तीसरी होती है मेटेलिक, चौथी होती है कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड से मुराद क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर सॉलिड से मुराद होता है एक ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक सॉलिड बन जाए। अब उसमें कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, या तो नॉन पोलर या पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर से मुराद क्या होगी सर, लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होती है, मैंने डिटेल में बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। पोलर का मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से अट्रैक्शन शो कर रहा है, जो हमने लिक्विड के अंदर पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब भी होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, लेकिन एक डाइपोल इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, दूसरा आपके पास कौन होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। आयनिक सॉलिड आयंस की अट्रैक्शन की वजह से बनता है। आयंस की अट्रैक्शन क्या होती है सर, या तो कैटाइन होगा या एनाइन होगा। मेटेलिक सॉलिड कौन सा होता है, पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑफ सच मेटल। एक मेटल का पॉजिटिव आयन उसी मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आखिरी सेल में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक पॉजिटिव साइन होगा। तो पॉजिटिव साइन को या पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कर्नल। वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होता है। तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, दिस इज कॉल्ड एज मेटेलिक सॉलिड। और एटम्स के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको हम कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड कह देते हैं। दिस इज एज सिंपल एज यू लर्न। अच्छा जी, अब इसमें कुछ सवाल आते हैं। अब अगर वो आपसे बोले, अगर वो आपको बोले कि भाई इतने सारे आपने सॉलिड की टाइप्स पढ़ी है, जल्दी से मुझे बता दो कि इनका मेल्टिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है। ये आपसे अगर वो कह दे तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो भाई ये जल्दी से ये कुछ याद करने वाली बातें हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल याद करें। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो कोवलेंट नेटवर्क का होता है। जो कोवलेंट सॉलिड है, जो अटोमिक सॉलिड है, जिसको आप कोवलेंट सॉलिड कहते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत जाइंट और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद जो मेटेलिक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आयोनिक सॉलिड का। वो किसका होता है, आयोनिक सॉलिड का। फिर इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली आपके
कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, और कोवलेंट कंपाउंड से मुराद अगर मैं बात करूं तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड से जो कंपाउंड बनता है ना बेसिकली, वो कोवलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात की जा रही है। ये इसके मेल्टिंग पॉइंट की रेंज है। फिर यहाँ दूसरी काम की बात क्या है? दूसरी काम की बात ये है, दूसरी अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, ग्रेफाइट बिलोंग्स टू कोवलेंट नेटवर्क। ग्रेफाइट आपका गुड थर्मल, एक थर्मल कंडक्टर भी है, गुड थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ग्रेफाइट के अंदर दोनों सलाहियतें हैं, वो थर्मल कंडक्टर भी है और एज वेल एज वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने के लिए शर्त है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो पैरेलल टू द ग्रेफाइट हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। लेकिन ये कुछ की पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूं आपको इस ऊपर वाले उससे, जिसमें से सवाल आते हैं। अगर आप डायमंड की बात करें, ग्रेफाइट जो है वो गुड थर्मल एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। गुड थर्मल कंडक्टर होने की वजह इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह, उस बिहाफ पे, अपने स्ट्रक्चर की बिहाफ पे ये गुड थर्मल कंडक्टर है, और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन से गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें डायमंड की, तो डायमंड के अंदर डायमंड इज ऑल्सो अ गुड थर्मल कंडक्टर। डायमंड भी आपके पास एक अच्छा थर्मल कंडक्टर है, बट इलेक्ट्रिकल ये क्या है बेटा? इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। क्योंकि इसमें, अब कोई बच्चा पूछेगा क्यों, इसकी वजह सीधी सीधी सी ये है कि जो डायमंड है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्शन कौन करेगा? ग्रेफाइट में मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कंडक्शन के काम आता है। बाकी दोनों अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से थर्मल कंडक्टर बहुत अच्छे हैं। दोनों अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत अच्छे थर्मल कंडक्टर हैं। अब अगर मैं आपको कुछ मैं आपसे आप लोगों की थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ दूं, थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ दूं, जो मैं लिखूंगा सिर्फ उसका आंसर होना चाहिए। जो मैं सवाल पूछूंगा सिर्फ उसका आंसर होना चाहिए, और कोई आगे पीछे बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं। बेटा इसमें मैंने आपको वही बात रिपीट की है। मैंने कुछ की पॉइंट बताए हैं। एक तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट की रेंज बताई है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट सॉलिड का कोवलेंट नेटवर्क का होता है। फिर उसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका आयोनिक सॉलिड का होता है। और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कोवलेंट या मॉलिक्यूलर सॉलिड का होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट के एक मैंने इनका क्या बताया, रिलेशन बताया, किसका ज्यादा किसका कम होता है। फिर मैंने ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में बताया। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, बट ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है। वजह क्या है? ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट कार्बन के पास, डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो। सबसे पहले मुझे बताइए, ये P4O10, ये कुछ मैं मिसालें लिख रहा हूं। P4O10 ये कौन सा सॉलिड होगा? क्विकली मैं लिखते जा रहा हूं, मुझे बताते जाइएगा। सेकंड, मैं ग्रेफाइट की बात करूं, ये पेपर में सवाल आता है, तो मैं इसको वन वर्ड आंसर ले रहा हूं आप लोगों से, ताकि आप लोग मुझे क्विकली बता सकें कि कौन सा क्या है। नंबर तीसरा मेरे पास है SiC। चौथा मेरे पास है रुबीडियम। अगर कोई सॉलिड बनाएगा तो वो कौन सा बनाएगा? आयोडीन अगर सॉलिड बनाएगा तो वो कौन सा बनाएगा? आयोडीन के अलावा अगर आपका फॉस्फोरस P4 की शक्ल में हो तो वो कौन सा सॉलिड बनाएगा? इसी तरह अगर आप प्लास्टिक की बात करो तो प्लास्टिक कौन सा सॉलिड बनाएगा? अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन तो कौन सी टाइप का क्रिस्टलाइन?
अगर लिथियम ब्रोमाइड कोई सॉलिड बना रहा है तो वो कौन सा सॉलिड बना रहा है। इसी तरह अगर आपका ब्रास है, ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है आपका ब्रास, जिसको हम तलाई तमगा भी कहते हैं। इसी तरह आपका जो लास्ट होता है, मैं अगर मिसाल करूं कि अमोनियम कार्बोनेट NH4, ये कौन सा सॉलिड बनाएगा। ये कुछ सवालात आपसे मैंने पूछे हैं, क्विकली मुझे इसके आंसर चाहिए, ठीक है। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ। जी। चलें, जो P4O10 है, जो बेटा P4O10 है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये P4O10 आपका होता है क्या क्या, क्या कहलाएगा याद बता दें बेटा। शर्मा क्यों रहे हैं आप लोग। मना नहीं किया मैंने बताने से। अच्छा, बहुत सारे, एक बच्चे ने तो माशाल्लाह सारे बता दिए, लाइन से लिख के बता दिए। सबसे अच्छा इसने बताया 1 2 3 4 लिख के बताएं। चलेंगे, आइए वन की बात करते हैं ना। तो वन P4O10, P4O10 क्या आयोनिक कंपाउंड हो सकता है सर। आयोनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। क्या ये मेटेलिक हो सकता है सर। फास्फोरस मेटल नहीं है, मेटल भी नहीं हो सकता। क्या ये आपका कोवलेंट नेटवर्क एटम से मिलकर बना है सर। कोवलेंट नेटवर्क भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक ही जगह बनती है, वो जगह कौन सी है, ये है सर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कौन सा सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर अगर ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट तो आपने बार बार चीख चीख के बताया कौन सा नेटवर्क है, कोवलेंट नेटवर्क है, एटॉमिक सॉलिड है। सर सिलिकॉन कार्बन की बात करें, SiC, तो SiC इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोवलेंट। SiC ना ही आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ना ही मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, ना ही ये कोवलेंट बॉन्ड, ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स बनाएगा। इसमें कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। तो इसका जो नेटवर्क होगा वो कोवलेंट नेटवर्क होगा। रुबीडियम इज अ काइंड ऑफ, रुबीडियम क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम। रुबीडियम इज अ काइंड ऑफ मेटल। तो मेटल का जो सॉलिड होगा वो कौन सा सॉलिड होगा, मेटेलिक सॉलिड होगा। मेटल का सॉलिड कौन सा होगा, मेटेलिक सॉलिड होगा, शाबाश। आयोडीन कौन सा सॉलिड बनाएगा, आयोडीन। सर आयोडीन को मैंने बताया था कि वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, तो वो कौन सा सॉलिड बनाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा, शाबाश। समझ में आ रहा है बेटा अभी ये। P4 की बात करें, फॉस्फोरस की, P4, क्या ये आयनिक बना सकता है सर, नहीं बना सकता। क्या ये मेटेलिक बना सकता है सर, फास्फोरस मेटल नहीं है तो मेटेलिक क्यों बनाएगा। सर P4, फास्फोरस कोवलेंट नेटवर्क भी नहीं बनाता। तो फास्फोरस जब भी कोई बॉन्ड बनाता है, कोई सॉलिड बनाता है, तो वो कौन सा बनाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, विद द हेल्प ऑफ या तो आपकी लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगी, या आपकी डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, लेकिन इस केस में लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगी। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक क्या है सर। प्लास्टिक को कोई बच्चा टिक करके आ जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो उसको एक थप्पड़ पड़ना चाहिए। लिथियम ब्रोमाइड कौन सा सॉलिड बनाएगा सर। लिथियम पॉजिटिव आयन, ब्रोमाइड नेगेटिव आयन, आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आयनिक सॉलिड होगा। कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड। ब्रास, ब्रास कौन सा सॉलिड होगा सर। दो मेटल्स मिल रहे हैं तो मेटेलिक फोर्स है, तो कौन सा सॉलिड कहलाएगा सर, मेटेलिक सॉलिड कहलाएगा। NH4PO3, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज। तो अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब यहां पर जो सॉलिड बनेगा वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान बना है। दिस इज कॉल्ड एज आयनिक सॉलिड। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने इसकी मिसाल याद करनी है। आप इसकी बुक के एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं, बुक से ही पढ़ सकते हैं इसके टाइप्स को, तो आपको इनकी एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। ओके, लेट्स कम टू द मेन और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसका जो एक और चैप्टर का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, अब इसको भी याद करने का, रट्टा मारने का तरीका, ये सिर्फ रट्टे वाला टॉपिक है।
मतलब इसको सिर्फ याद करना है, न्यूमोनिक मैं आपको बता दूंगा, उस न्यूमोनिक से आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी जो क्रिस्टल सिस्टम की जो वो है ना, याद करने की टेक्निक, वो अलग अलग है, ठीक है। अब इसका एक निमोनिक है, पहले निमोनिक याद करते हैं फिर उसको मैप करते हैं। बहुत सारे निमोनिक अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं, मैं जरा अपना वाला बता देता हूँ भाई, जो मैंने याद किया हुआ था। तो भाई आप इसको याद करोगे क्रिस्टल सिस्टम को, ये मल्टीपल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ये मल्टीपल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। आप इनको याद करोगे कैसे? एक निमोनिक से। वो निमोनिक क्या होता है भाई? क्यों रहे, क्यों रहे, ये सिंबल जो बना रहा हूं ना, ये सिंबल एटम के सिंबल नहीं है, ये टाइप्स के सिंबल है। क्यों रहे, टीपू, टीनू, कुछ भी बोल दीजिएगा, क्यों रहे टीपू, हीना, कोई भी नाम ले लीजिएगा बेटा। यहाँ पे क्यों रहे, पता नहीं मेरे पास लिखा हुआ था कि मुझे याद मिल नहीं रहा। क्यों रहे टीपू, हीना और मोना। और ये और किसी काम का नहीं है, जहाँ सिंह जहाँ डॉट लगा रहा हूँ ना, वो काम का है। क्यों रहे टीपू, हीना और मोना। मोना आगे आ जाएगा लास्ट। ये एक न्यूमोनिक बन गया। अब इससे एक नतीजा निकाला आपने। टोटल 7 इसके अंदर सिंबल्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल इसके अंदर 4 सिंबल्स आ रहे हैं, 7 सिंबल्स आ रहे हैं। वो क्या आ रहे हैं? क्यों रहे टीपू, हीना और मोना तेरे क्लिनिक पर। क्यों रहे टीपू, हीना और मोना तेरे क्लिनिक पर। तो यहां से आपने याद रखा क्यू। क्यू से जो आपने याद रखी है ना, क्यू से आपने मेरा बेटा याद रख लिया क्यूबिक। ये याद रख लीजिएगा, बहुत काम आता है ये। आप विद इन अ मिनट अगर इस न्यूमोनिक को याद कर लेंगे ना, तो क्रिस्टल सिस्टम की डायग्राम बना देंगे। अदरवाइज आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा। किस चीज का रट्टा बता रहा हूं मैं अभी। क्यू में आता है बेटा क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। क्यू से आता है क्यूबिक सिस्टम। क्यू रहे, आर एच से आता है, रहे से आता है बेटा रहोम्बोहेड्रल। ये क्यूबिक सिस्टम है, इस तरीके से आपका क्रिस्टल नजर आता है, रहोम्बोहेड्रल। इससे सवाल पास्ट ईयर में आए हुए हैं, और इससे सवाल आते भी हैं। जो मैंने कहा था सेकंड टॉपिक जहां से सवाल आने का चांस है, वो ये है। रोम्बोहेड्रल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइगोनल, लेकिन आप इसको रोम्बोहेड्रल के नाम से याद रखिए, इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं, मैं लिख देता हूँ अभी इसका नाम भी। क्यों रहे, अच्छा फिर क्या आ जाएगा आपके पास? क्यों रहे, रहे में रोम्बोहेड्रल। और टीपू, टीपू से आप याद रख लीजिएगा, टीपू, टीना, कुछ भी नाम बना लीजिएगा। इसको आप बोलते हैं टेट्रागोनल। टीई से याद रखा आपने, टेट्रागोनल। क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल। हीना, एच एक ही है, एच से बनता है हेक्सागोनल। एच एक ही है, एक्स एच से बनता है हेक्सागोनल। क्यू रहे, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। और उसके बाद आता है और और में आ जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के बाद आ जाएगा भाई मोना, मोनोक्लिनिक। इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। मोना तेरे क्लिनिक पर। तो तेरे क्लिनिक से क्लिनिक लिखवाए इसलिए ताकि आपको ये क्लिनिक का लफ्ज जुमला याद हो जाए। इसका बनता है ट्राई क्लिनिक। ये सिर्फ आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा ना, बस आप चैंपियन है। इस सीक्वेंस को याद कर लें, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। सिर्फ सीक्वेंस याद करना कमाल है। अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया तो यू विल बी चैंपियन इन द क्रिस्टल सिस्टम। अदरवाइज बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर किसी ने इससे आसान तरीके से निमोनिक याद किया हो तो मुझे ही बता दे भाई, मैं भी उसको अपडेट कर लूंगा। मुझे आसान लगा, बिल्कुल फॉलो कर लूंगा। मैं इस पे कोई स्ट्रिक्ट नहीं हूँ कि यही सबसे आसान है। ये हर किसी का निमोनिक होता है, हर किसी की स्किल पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये आसान लगता है तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। और हकीकत बात बताऊँ, मैं 2-3 साल से इससे ही पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने ना इसको और भी निमोनिक याद किए हैं। तो ये मेरे ध्यान में बैठा हुआ है, तो मैं 2-3 साल से इससे ही पढ़ा रहा हूँ।
प्योर न्यूमोनिक बना, मैंने गौर किया तो मैं उसमें भी बना दूंगा, ठीक है। क्यू रहे टीपू हीना और मोना तेरे क्लिनिक पर। दिस इज सिंपल। क्यू मतलब क्यूबिक, रहे मतलब रोम्बोहेड्रल, टीना मतलब टेट्रागोनल, हीना मतलब हेक्सागोनल ऑर्थोरोम्बिक, और मोना, मोना मतलब बेटा मोनोक्लिनिक, तेरे क्लिनिक पर मतलब ट्राई क्लिनिक। अब सर इसमें याद क्या रखना है, इसके अंदर दो चीजें याद रखनी होती है, एक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम के बाद मेरा बेटा आपको याद रखना होता है एक्सियल डिस्टेंस। कि भाई हर क्रिस्टल में तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, और तीन एंगल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। किसकी क्या कॉम्पोजिशन है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। आपको ये लाजमी याद रखना है। पेपर में एमसीक्यू में बोल देगा भाई ट्राई क्लिनिक की क्या कॉम्पोजिशन है। सिर्फ आपको नंबर पता होना चाहिए, ट्राई क्लिनिक कहां पर आता है, आप एकदम से झट से बता दोगे ट्राई क्लिनिक की ये कॉम्पोजिशन है। और नंबर आपको कब याद होगा, जब आपको ये न्यूमोनिक सीक्वेंस समेत याद हो। जब ये न्यूमोनिक विद सीक्वेंस आपको याद होगा तो आपको समझे नंबर याद हो गया। जैसे ही आपको नंबर याद हो जाएगा यू विल इजिली टेल द सीक्वेंस, आप आसानी से बता दोगे भाई ये सीक्वेंस पे कहाँ पे आ रहा है, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल क्या है। सबसे पहले होता है क्यूबिक रोम्बोहेड्रल टेट्रागोनल, क्यूबिक रोम्बोहेड्रल टेट्रागोनल, क्यूबिक रोम्बोहेड्रल टेट्रागोनल, याद रखिएगा। क्यूबिक रोम्बोहेड्रल टेट्रागोनल ये तीन ऐसे हैं जिसमें अल्फा बीटा और गामा। हम्म, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्यूबिक रोम्बोहेड्रल टेट्रागोनल। सबसे पहले क्यूबिक की बात करते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक ऐसा है जिसमें एल्फ ए बी और सी। व्हाट इज दिस एबीसी, एबीसी से मुराद क्या है भाई, ये मैंने एक आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया है। क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर तीन डायमेंशन है, अगर आप गौर से देखेंगे। एक डायमेंशन को आप बोलेंगे ए, एक को आप बोलेंगे बी, और एक को आप बोलेंगे सी। ए मतलब समझो एक्स एक्सिस, बी मतलब समझो वाई एक्सिस, और सी मतलब समझो जेड एक्सिस। तो ये बेसिकली तीन जो एक्सिस के अराउंड जो वो होता है ना लेंथ, एक्सियल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज एबीसी, ठीक है। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया सी, ठीक है। तो क्यूबिक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ए बी सी बराबर होते हैं, जिसमें क्या बराबर होते हैं, ए बी सी तीनों आपस में बराबर होते हैं। और एबीसी बराबर होने के साथ साथ आप बोलते हो अल्फा बीटा गामा नलीला। एबीसी बराबर अल्फा बीटा गामा, तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर, और तीनों एंगल आपस में किसके बराबर हो जाते हैं, 90 डिग्री के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, एक सेकंड। अब सेकंड आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का मतलब होता है ए बी सी तीनों बराबर। रोम्बोहेड्रल के अंदर भी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है। दो दो की पेयरिंग बना रहा हूं मैं, बेसिकली दो दो की पेयरिंग बना रहा हूं। पहले दो का पेयर बनाया क्यूबिक का, क्यूबिक में ए बी और सी बराबर। रोम्बोहेड्रल में ए बी और सी बराबर। अब इसके अलावा टेट्रागोनल ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। टेट्रागोनल हेक्सागोनल में क्या कॉम्बिनेशन होगा, ए और बी बराबर सी अनइक्वल। इसमें भी क्या होगा, ए और बी बराबर सी अनइक्वल, ठीक है। इन दो का पेयर बन गया। आखिर में क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्या हो जाएगा, ए बी सी बी, तीनों आपस में अनइक्वल। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए बी सी बी, तीनों आपस में अनइक्वल। ए बी और सी तीनों आपस में अनइक्वल। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली दो दो का पेयर बना लिया। एक पेयर इन दो का बनाया, ठीक है। एक पेयर आपने इन दो का बनाया, और एक पेयर आपने इन तीन का बना लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रख लिया। अब अगर कोई मुझे पूछे, अब अगर कोई मुझे पूछे तीन बच्चे हैं, तीन पेयर्स, पहला दूसरा तीसरा, दो चार और सात। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई बताओ हेक्सागोनल का एक्सियल डिस्टेंस क्या है, तो हेक्सागोनल पहले बंच में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। सर पहले बंच पे आता है क्यों रहे टीपू हीना और मोना तेरे क्लिनिक पर। तो पहले बंच में आता है क्यों रहे टीपू और हीना, ये दूसरे बंच में आता है। अगर कोई मुझसे हेक्सागोनल पूछता है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी आपस में बराबर, दे आर नॉट इक्वल्स टू सी। ए बी तो बराबर है बट वो सी के बराबर नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई ऑर्थोरोम्बिक बता दो, तो ऑर्थोरोम्बिक सीक्वेंस में कहां पे आ रहा है, क्यों रहे टीना हीना और पांचवें नंबर पे आ रहा है।
पांचवे का मतलब इसकी तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, अनइक्वल हो जाएंगी। शुरू के दो वालों की तीनों लेंथ बराबर, अगले दो वालों की दो लेंथ बराबर, तीसरी लेंथ अनइक्वल, और आखिर के बचे हुए तीनों वालों की तीनों लेंथ क्या हो जाएंगी, अनइक्वल हो जाएंगी। एक्सियल डिस्टेंस क्लियर है? एक्सियल डिस्टेंस क्लियर है, मुझे बताइएगा। याद हो गया तब मैं एंगल पे जाऊंगा। एक्सियल डिस्टेंस याद हो गया, देन आई विल मूव टुवर्ड्स एंगल। क्लियर हो गया। अब एंगल पे जाते हैं भैया। जब एंगल पे जाएंगे ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा पहला वाला एंगल क्या होगा, अल्फा, बीटा और गैमा, क्योंकि तीनों लेंथ बराबर, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं 90 डिग्री के। सेकंड वाले में क्या होगा, अल्फा, बीटा जो होंगे और गैमा आपस में तो बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, बट दे विल नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। इनमें बस यही फर्क है, लेकिन इनकी लेंथ बराबर है, इनके एंगल्स भी बराबर हैं। बट वो एंगल्स देखें, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में क्या फर्क है वो आपको नजर आ गया। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में क्या फर्क है वो आपको क्लियरली नजर आ गया। ये बी नहीं है, बीटा है ये, ठीक है। दोनों की लेंथ और दोनों के एंगल बराबर होते हैं, बस क्यूबिक में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, रोम्बोहेड्रल में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। ठीक है। मेक सेंस? क्लियर हो गया, ये पेयरिंग बन गई इनकी। तीसरा होता है टेट्रागोनल, क्यों रहे, टीपू, हीना और मोना, टीपू, हीना और मोना। टीपू तीसरे नंबर पे, टीपू आया, टेट्रागोनल आया, तो तीसरा पहले वाले जैसा होता है। अल्फा, बीटा और गैमा तीनों बराबर, और तीनों साथ साथ 90 डिग्री के भी बराबर। अल्फा, बीटा और गैमा तीनों बराबर, तीनों साथ साथ 90 डिग्री के बराबर। तीसरा पहले वाले को फॉलो करता है। चौथा वाला क्या बोलता है, थोड़ा सा बस, ये चौथा वाला अलग है, इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है। चौथा वाला थोड़ा सा अलग है, एग्जाम। ये बोलता है भैया अल्फा और बीटा तो आपस में बराबर होते हैं और 90 के भी बराबर होंगे। अल्फा और बीटा आपस में बराबर होते हैं, 90 के भी बराबर होंगे। बट जो गैमा होता है, वो गैमा आपके पास 120 डिग्री के बराबर। अभी इसके अंदर सीक्वेंस बनेगा, अभी हौसला रखिएगा, अभी सीक्वेंस बनेगा, टेंशन मत लें। थोड़ा सा ये अलहदा होगा, अब जाहिर सी बात है, चीजें प्लेट में रख के तो नहीं मिलती, थोड़ी बहुत तो अलहदा होंगी ना। तो अभी सीक्वेंस बनेगा, अभी इसमें हौसला रखिए और सीक्वेंस दिखाता हूँ। देखिए, पहला वाला अल्फा बीटा गैमा तीनों बराबर 90 के बराबर। दूसरा वाला अल्फा बीटा गैमा तीनों बराबर 90 के बराबर नहीं होंगे बस। तीसरा वाला टीपू, टीपू मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल मतलब अल्फा बीटा गामा। टेट्रागोनल समझे भाई, पहले वाले को फॉलो कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर, तीनों 90 के बराबर। चौथा वाला अल्फा बीटा बराबर और गैमा 120 के बराबर। जो पांचवा वाला है वो अगेन ऑल्टरनेटिवली काम करेगा, तीसरे वाले को, तीसरा वाला पहले वाले को। पांचवा भी इसी तरीके से फॉलो करेगा, अल्फा बीटा गैमा आपस में बराबर, साथ में 90 डिग्री के बराबर। पांचवे में कौन है, ऑर्थोरहोम्बिक। पांचवे में कौन है, ऑर्थोरहोम्बिक। तो ये फॉलो करेगा अल्फा बीटा गैमा को, जो बराबर किसके होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। अच्छा देखें, तीसरा वाला, समझे बेटा जरा, तीसरा वाला किसको फॉलो कर रहा है, पहले वाले को। पांचवा वाला किसको फॉलो कर रहा है, तीसरे वाले को। अब जो छठा वाला है ना, वो छठा वाला किसको फॉलो करना चाहिए उसूली तौर पे, छठा वाला किसको फॉलो करना चाहिए, चौथे वाले को। अल्फा बीटा बराबर, जो कि 90 के बराबर होते हैं, बट गैमा इज नॉट इक्वल्स टू 90। गैमा 90 के बराबर नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं हमेशा एक मिक्सिंग कर देता हूँ, एक चीज मिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, हमेशा मुझसे हो जाता है। अल्फा और गैमा, यहाँ ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। जो मोनोक्लिनिक होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। अल्फा और गैमा जो होते हैं वो 90 के बराबर होते हैं, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मुझे आज तक ये वाला है ना, ये हमेशा हमेशा याद करने में आज तक ना तंग करता है। ये अभी तक वैसे टेबल मुझे एग्जैक्टली याद है, लेकिन ये वाला ना हमेशा मुझे याद करने में तंग करता है, तो मैं इसको हमेशा हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो अल्फा और गैमा तो 90 के बराबर, बीटा 90 के बराबर नहीं। अब सारी सीक्वेंसिंग आउट हो गई है भैया। आखिरी वाला बोलता है, हट गई मेरी, ना अल्फा बीटा के बराबर, ना बीटा गैमा के बराबर, लाइक, और ना ये तीनों आपस में 90 के बराबर।
बिल्कुल जैसे इनकी ट्राई क्लिनिक में जैसे इन तीनों की लेंथ नहीं मैच करती, वैसे ही ट्राई क्लिनिक में इनके एंगल्स भी मैच नहीं करते। तो जरा इस दरिये को एक पूजे में बंद करते हैं, एक डब्बे में बंद करते हैं, ताकि आप लोगों को समेटना आसान हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा मुझे बताइएगा कहीं पर भी कोई टेंशन हो। वैसे इंशाल्लाह कहीं टेंशन नहीं होगी, इसलिए आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़े। चार टाइप्स होते हैं क्रिस्टल सिस्टम के। अब क्रिस्टल सिस्टम कितने किस्म के बनते हैं? 7 किस्म के बनते हैं। और 7 किस्म के लिए आपने निमोनिक याद किया। क्यों रहे टीना हीना और मोना तेरे क्लिनिक पर, क्यों रहे टीना हीना और मोना तेरे क्लिनिक पर। क्यों मतलब क्यूबिक, रहे मतलब रोम्बोहेड्रल, टीना मतलब टेट्रागोनल, हीना मतलब हेक्सागोनल, और मतलब ऑर्थोरोम्बिक, मूना मतलब मोनोक्लिनिक, और टेरे क्लिनिक पर मतलब ट्राई क्लिनिक। अब इसका सीक्वेंस कैसा बनेगा? लेंथ से इनका सीक्वेंस बनेगा। जो इनका न्यूमोनिक फॉलो होगा वो इनकी लेंथ से फॉलो होगा। शुरू के दो ए बी और सी आपस में बराबर, अगले दो ए बी बराबर जो सी के बराबर नहीं है, आखिर के तीन ए बी सी तीनों बराबर नहीं है। एंगल पर आते हैं। पहला वाला एंगल क्या होगा भाई? पहला वाला एंगल होगा अल्फा बीटा गैमा तीनों बराबर 90 के भी बराबर। दूसरा वाला अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर बस 90 के बराबर नहीं, और यही डिफरेंस है किसके? क्यू और रहे के दरमियान। क्यू और रहे का मतलब क्या होगा? क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल के दरमियान। तीसरा वाला फॉलो करेगा पहले वाले को, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर। चौथा वाला पहला गंद डालेगा, ये पहला सीक्वेंस बर्बाद करेगा। ये क्या करेगा? अल्फा और बीटा 90 के बराबर, अल्फा और बीटा 90 के बराबर, गैमा 120 के बराबर। याद कर लिए इसको, इसको भी मुश्किल में डाल देता हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पांचवा वाला जो है, पांचवे का मतलब कौन है भैया? पांचवे का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक या और जो है वो किसको फॉलो करेगा? तीसरे वाले को, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर, तीनों 90 के बराबर। फिर इसके बाद कौन है भाई? मूना। मूना कहती है कि मैं थोड़ी सी तंग करने वाली हूं भाई। मैं क्या तंग करूंगी? अल्फा और गैमा 90 के बराबर, बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 के बराबर। बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। आखिरी कौन है भाई? ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक तेरे क्लिनिक पर ये बोलेगा ऐसे की तैसी मेरे क्लिनिक पे नहीं रहोगे, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गैमा तीनों बराबर नहीं है, तीनों 90 के भी बराबर नहीं आएंगे। नाउ इज इट क्लियर? मुझे बताइएगा बेटा कि ये अभी क्लियर हो गया। इसको एक दो बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ आएगा तो आप बता देंगे। सही है जी। ये सब बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। सही है। इससे आप लोग आराम से इसको याद कर लेंगे, क्यों रहे टीना हीना और मोना तेरे क्लिनिक पर। और इससे, इस निमोनिक से अक्सर ये पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, 5 मिनट आप लोग एक काम कर लें, ब्रेक कर लें। सिर्फ 5 मिनट, 9 बज के 20, 11 बज के मेरे ख्याल है 15 मिनट हो रहे हैं एग्जैक्टली। 5 मिनट आप लोग ब्रेक कर लें। 5 मिनट में पानी वानी पी लेता हूँ, मैं ही बहुत देर से बोल रहा हूँ और सुबह से बोल रहा हूँ आज मैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ना भूल। तो द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक इज यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस से मुराद क्या होता है भाई? यूनिट सेल से मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो उस क्रिस्टल फॉर्म होने का जो सबसे छोटा, उस क्रिस्टल का जो सबसे छोटा एक लैटिस होता है, एक सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? कि यूनिट सेल बोलते हैं। मैंने इसकी मिसाल एक दी है अभी, मैं दोबारा से दे देता हूँ। ये मैंने एक घर की दीवार बनाई है। ये मैंने मान ली एक दीवार बनाई है। इस दीवार को मैंने क्या किया? ये मैंने इसकी एक लेयर लगाई, ये मैंने दूसरी लेयर लगाई। मैंने ब्लॉक से बनाया। पहले मैंने एक ब्लॉक लगाया, फिर मैंने दूसरा ब्लॉक लगाया, फिर मैंने मान लिया तीसरा ब्लॉक लगाया, ये मैंने एक ब्लॉक लगाया, ये मैंने दूसरा ब्लॉक लगाया, और इसी ब्लॉक के ऊपर, ये ना मेरी वन नोट से चल नहीं रही थी, हाँ चली गई ये। ठीक है। तो मैंने एक ब्लॉक लगाया और दूसरा ब्लॉक लगाया, ये मेरी एक लेयर बन गई। फिर मैंने इसी तरह दूसरी लेयर बनाई, 2 ब्लॉक मजीद लगाए। फिर मैंने तीसरी लेयर लगाई, 3 ब्लॉक मजीद लगाए।
इस तरीके से मेरी क्या बन गई, दीवार बन गई। तो जो एक यूनिट कहलाएगा जिसकी रिपीटेड पैटर्न से ये दीवार बनी है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल, इसको हम बोल देंगे यूनिट सेल। और ये जो पूरा शक्ल बन गई है, पूरी दीवार बन गई, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, या यूनिट सेल को रिपीटेड पैटर्न में अरेंज किया जाता है तो जो क्रिस्टल की शक्ल बनती है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। अब NaCl क्रिस्टल की बात करें, तो NaCl क्रिस्टल के अंदर जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं, तो ये NaCl का समझें आप, ये मैंने NaCl बनाया, ये मैंने क्रिस्टल, एक मान ले मैंने क्रिस्टल बना दिया भाई, जो क्रिस्टल ही मान ले, बड़ा वाहियात बना है लेकिन मान ले क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा गंदा बन गया। अब इसके डायग्राम में, डायग्राम के हुनर दिखाने का टाइम नहीं है, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी और उससे दिखा के अचीवमेंट भी नहीं मिलनी, कोई फायदा भी नहीं है। सिर्फ समझ लें ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के रिपीटेड सेल्स को, जब सेल्स आपस में ये रिपीट होंगे और रिपीट होंगे, एक पूरा मॉलिक्यूल बनेगा, तो वो लैटिस कहलाएगा। उस लैटिस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो आपका कहलाएगा यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में डायमेंशन होती हैं, एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स और डायमेंशन आपने देखी है। यूनिट सेल के दो चीजें होती है, ये देखिएगा, ये यूनिट सेल के कॉर्नर्स हैं, ये ब्लैक से जो मैं डॉट कर रहा हूं ना चंदा, ये मेरा बेटा इसके कॉर्नर्स हैं, ये यूनिट सेल के क्या है, कॉर्नर्स हैं। ये इसके क्या है, कॉर्नर्स। इसी तरह इसी यूनिट सेल के अंदर एक और चीज होती है जिसको आप बोलते हैं एजेस। एजेस, वो यूनिट सेल के क्या कहलाते हैं, एजेस कहलाते हैं। वो कहाँ है, एक एज ये रहा, ये यूनिट सेल के एजेस कहलाते हैं। दो, तीन, यहाँ भी एक होगा, चार, यहाँ पर एक होगा, पांच, ये होगा, छः। ये एक दीवार समझे इसको, ये थ्री डायमेंशन दीवार समझे, दीवार का जो दरमियान है वो एजिस कहलाएगा, और जो कॉर्नर्स है वो क्या कहलाएंगे, कॉर्नर्स कहलाएंगे। इस पूरे यूनिट सेल का एक सेंटर होगा, वो सेंटर यहाँ कहीं पाया जाता होगा, बिल्कुल दरमियान में। वो इस यूनिट सेल का क्या होगा बेटा, सेंटर होगा। वो इसका क्या होगा, सेंटर होगा। कॉर्नर हो गए, एजिस हो गए, और क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसी तरह, इसी तरह हमारे पास यूनिट सेल का फेस होता है। फेस का मतलब, आपने बेटा रूबिक्स क्यूब देखा हुआ है, या क्यूब जो आपने देखा हुआ है, इस क्यूब की चार दीवारें हैं, तो वो चार दीवारें इसका क्या कहलाती हैं, फेस कहलाती हैं। तो यहां पर भी मॉलिक्यूल मौजूद होता है, ये इसका एक फेस कहलाएगा। फेस शक्ल बेटा, FAC। ये जो दीवार होगी, पूरा जो ये जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये इसका दूसरा फेस कहलाएगा। ये इसका तीसरा फेस कहलाएगा। अच्छा, इसके पीछे इसका चौथा फेस कहलाएगा, जो तीसरी डायमेंशन में पीछे की तरफ। ये इसका एक और फेस कहलाएगा, पांचवा फेस कहलाएगा। ठीक है। इस तरीके इसके सिक्स फेसेस होंगे। एक फ्रंट वाला भी होगा, फ्रंट वाला यहाँ पे कहीं पे होगा। फ्रंट वाला आप मान लें कि यहाँ पे कहीं पे होगा, ये फ्रंट पे, ये फ्रंट है, ये सेंटर्ड है, ये बैक साइड है। फ्रंट, सेंटर और बैक साइड। तो टोटल छह फेसेस नजर आ रहे हैं आपको। कॉर्नर्स की बात करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, आठ कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं आपको। ये क्यूबिक सेल की बात कर रहा हूं। ये कौन सा सेल है, क्यूबिक सेल। हर सेल का फेस और हर सेल का जो कॉर्नर होता है वो अलग होता है। हर सेल का फेस और हर सेल का जो कॉर्नर होता है बेटा, वो क्या होता है, अलग होता है। मैं क्यूबिक सेल की बात कर रहा हूँ। क्यूबिक सेल ये आपकी किताब के अंदर है, तमाम स्ट्रक्चर्स आपकी किताब के अंदर नहीं है। तो क्यूबिक सेल के अंदर ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है, ये बेसिकली फेसेस हैं। ये क्या है, फेसेस। तो ये 8 है, ये कितने, 8 हैं। फिर मैंने क्या लिखा, इसके कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को मैंने किससे डिनोट किया है, ब्लैक से। इसके कॉर्नर्स की बात की जाए तो इसके कॉर्नर्स कितने हैं सर, इसके कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 8 इसके क्या है, कॉर्नर्स हैं। फेसेस मैंने गलत लिख दिए, मैं सही कर देता हूँ, फेसेस मैंने गलत लिख दिए। 6 फेस होते हैं भैया, 6 तरफ से होता है इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने कभी रूबिक्स क्यूब होता है ना, जो कलर के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, वो देखा होगा, कलर मैच करने होते हैं, एक तरफ ब्लू कलर होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है, रेड होता है।
तो उसका जो सबसे छोटा ब्लॉक है वो आपका यूनिट सेल है, और पूरा सिस्टम जो है वो आपका क्रिस्टल लैटिस है। उसके 6 फेसेस नजर आते हैं आपको, 6 तरफ से। लूडो आपने देखा होगा, लूडो, लूडो भी देखा होगा, लूडो भी इज अ टाइप ऑफ क्यूब। तो लूडो के 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके फेसेस आपने देखे होंगे। कॉर्नर्स आपने देखे होंगे, 8 कॉर्नर्स होते हैं। एजिस की बात करें तो एजिस इसमें कितने नजर आते हैं भी, एजिस काउंट कर लेते हैं। एजिस को सर आपने ब्लू से लिखा है। तो अगर क्यूबिक फेस की हम एजिस की बात करें तो हमारे पास इसके कितने एजिस होंगे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 कितने हो जाएंगे इसके एजेस हो जाएंगे? 12 एजेस, 6 फेसेस, और 8 कॉर्नर्स, और लास्ट सेंटर ऑफ द क्यूबिक सेल। सेंटर किसी भी कमरे का अगर सेंटर की बात की जाए तो सेंटर हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? इस क्यूबिक सेल का सेंटर। क्यूबिक सेल का क्या कहलाएगा? सेंटर। तो सेंटर की बात की जाए तो वो कितने होंगे? 1 होंगे। तो ये क्यूबिक सेल की बेटा आपको चीजें याद रखनी है, जिसके अंदर आपने क्या 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 पढ़ना होगा कि फेसेस कितने हैं, कॉर्नर्स कितने हैं, एजेस कितने हैं, और सेंटर कितने हैं। दिस मस्ट बी रिमेंबर, ये आपको लाजमी याद करना होगा, ठीक है। अब वन लास्ट थिंग, ये पेपर में सवाल देता है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर, क्यूबिक सेल के अंदर, क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ NaCl। ये पेपर में सवाल आता है, यूनिट सेल ऑफ NaCl से कुछ भी पूछ लेता है, क्योंकि ये तमाम बोर्ड्स की किताब में कॉमन है। NaCl का यूनिट सेल डिफाइन किया। वैसे तो हर स्ट्रक्चर का अपना यूनिट सेल होता है, NaCl के भी, मतलब हर स्ट्रक्चर का अपना एक यूनिट सेल होता है, चाहे वो रोम्बोहेड्रिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो ऑर्थोरोम्बल हो, चाहे मोनोक्लिनिक हो, चाहे ट्राइक्लिनिक हो। हमारे कोर्स में सिर्फ यूनिट सेल दिया हुआ है। किसका? NaCl का, मतलब क्यूबिक सिस्टम का दिया हुआ है। तो जब इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास NaCl में दो चीजें हैं। एक कौन है? Na है। एक कौन है? सोडियम आइन है, Na पॉजिटिव आइन है। और दूसरा कौन है? क्लोराइड नेगेटिव आइन है। तो हमें डिटरमाइन करना है कि इस NaCl में क्लोराइड कहां पर है और सोडियम कहां पर है। तो क्लोराइड जो होता है ना, एक यूनिट सेल में क्लोराइड कहाँ कहाँ पर होता है, अब ये बना के आपने नहीं देखना, आपको बस ये याद होना चाहिए, और NaCl का ही याद होना चाहिए, किसी और का याद नहीं होना चाहिए, क्योंकि NaCl का ही बुक के अंदर दिया हुआ है। तो क्लोराइड कहां पर होता है? 8 क्लोराइड्स, 8 क्लोराइड्स एट 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स पर 8 क्लोराइड होते हैं, एंड 6 क्लोराइड्स एट 6 फेसेस। और 6 फेसेस के अंदर जो फेस है क्यूबिक सेल के, वहां पर भी कौन मौजूद होता है? क्लोराइड मौजूद होता है, ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम दो जगह पे होता है। सोडियम कहां पर होता है? 12, सोडियम, इसको आगे नहीं जाएगा, इसको नीचे ले जाते हैं, या बल्कि ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बोलते हैं आप छोटे हो जाओ। आप तो छोटे, ठीक है, इनको छोटा कर दीजिए। 12 सोडियम एट 12 एजिस। जो एजिस हैं उन एजिस पे क्या होता है बेटा? सोडियम होता है। 12 एजिस एंड 1 सोडियम एट 1 सेंटर। जो सेंटर होता है उस सेंटर पे क्या होता है बेटा? सोडियम होता है। तो आसान लफ्जों में यहां पर आपने सीख लिया कि भाई सर, ये जो आपने डिफरेंशिएशन बताई थी फेसिस और कॉर्नर्स की, तो फेसिस पर और कॉर्नर्स पे कौन बराजमान है? जो आपने ग्रीन और येलो कलर से लिखा था, सर यहां पे कौन बराजमान है? यहां पर आपका क्लोराइड आइन मौजूद है, इन दोनों पोजीशन पे कौन मौजूद है? क्लोराइड आइन। फिर दूसरा, सर एजिस और सेंटर है, तो एजिस और सेंटर पे कौन विराजमान है? एजिस और सेंटर पे आपका सोडियम मौजूद है। एजिस और सेंटर पे आपका सोडियम मौजूद है। अब यहां से समझ में आपको आ गया, अब यहां से आपको समझ में आ गया, जिन जिन के ऊपर
जिन जिन के ऊपर मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं, ये येलो हाईलाइट वाला बंदा, ये येलो हाईलाइट वाला बंदा आपका क्लोराइड है। ठीक है, चाहे वो कॉर्नर्स के ऊपर हो और चाहे वो फेसिस के ऊपर हो। दिस फेस, ये येलो हाईलाइट वाला बंदा जो है, जो फेसिस के ऊपर मौजूद है, ये आपका क्लोराइड है। इसी तरह जो ग्रीन हाईलाइट वाला बंदा है, जो एजिस पर मौजूद है, ये आपका सोडियम का आयन। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब सर ये किस किस के लिए याद रखेंगे? आपके पापा भी याद नहीं रख सकते, बल्कि आपके सर भी याद नहीं रख सकते, मुझे भी याद नहीं है। तो आपने सिर्फ उसका याद रखना है जो आपको कोर्स में दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर चार चीजें होती हैं, फेसेस, कॉर्नर, एजेस और सेंटर। 6 फेसेस, 8 कॉर्नर, 12 एजेस और एक सेंटर। एजेस और सेंटर पे सोडियम आयन होता है, फेसेस और कॉर्नर पे कौन होता है? क्लोराइड आयन होता है। इससे ज्यादा आसान हम इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ। अब एक लास्ट चीज आपने मालूम करनी है। अब एक लास्ट चीज आपने मालूम करनी है। अच्छा, जहां रन करना भूल गया वहां खुद ही कर लीजिएगा आप भाई, पेंटर नहीं है आपका भाई। आपका भाई पेंटर नहीं है। जहां रंग करना भूल गया वहां कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका, इस पे रंग जो कर देना, इसका कलर ही मिस हो गया। अब सही है। अच्छा, अब मैं क्या बोलने लगा हूं। अब अगर आप एक यूनिट सेल को देखें, अजीबो गरीब गोला गंडा से यूनिट सेल बन गया। इस यूनिट सेल को अगर आप थोड़ा गौर से देखें, तो आपको क्या नजर आ रहा है? सर एक यूनिट सेल में 12 कॉर्नर पे 12 क्लोरीन बैठे हुए हैं। आई रिपीट, गलत बोला मैंने। एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे 8 क्लोरीन बैठे नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? वॉट डू यू से? आपको क्या लगता है कि हर कॉर्नर पे बैठा जो क्लोरीन है वो सिर्फ इसी यूनिट सेल के साथ वफादार है? क्या इसी यूनिट सेल का काम कर रहा है? या ये कॉर्नर जो मौजूद है, एक कॉर्नर जो मौजूद है, क्या ये एक ही यूनिट सेल का पार्ट है? यस और नो, आपको क्या लगता है? सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिएगा। पहले मेरा सवाल समझेंगे तो जवाब बनेगा, सवाल नहीं समझा तो जवाब देने का फायदा ही नहीं है। सवाल मैंने क्या बोला कि 8 कॉर्नर पे मौजूद जो क्लोरीन है या क्लोराइड का आयन है, क्या ये एक ही यूनिट सेल का हिस्सा है? क्या ये आठों के आठों एक ही यूनिट सेल के हिस्से हैं, हाँ या ना? नहीं बेटा, आपके घर पे जब कमरा बनता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपके घर में एक कमरा बना, फिर भाई बीच में दूसरा कमरा बना, बीच में पता नहीं क्या है, फिर तीसरा कमरा बना, फिर चौथा कमरा बना, और अलग अलग डरबे आपने बना दी। ऐसा नहीं होता। आपका घर जब भी डिजाइन होता है, तो एक कमरे की दीवार के साथ दूसरे कमरे की दीवार मिली हुई होती है। चलो दूसरे कमरे की दीवार नहीं मिली होती, लाउंज की दीवार मिली हुई होती है। चलो लाउंज की दीवार नहीं, बाथरूम की दीवार मिली हुई होती है। चलो बाथरूम की दीवार नहीं भाई, किचन की दीवार मिली, कहीं ना कहीं से आपके कमरे की दीवार मिली हुई होती है। तो ये दीवार जिसको आप समझ रहे होते हैं कि इसने खाली मुझे कमरे के अंदर बंद रखा हुआ है, बेसिकली इसने आपको भी रखा हुआ है और उसको भी रखा हुआ है। तो ये दीवार सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये इसके लिए भी है और ये उसके लिए भी है। एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट बैठ रहे ध्यान में? मैंने क्या बोला? ये जो यूनिट सेल आपको नजर आ रहा है, उस यूनिट सेल का जो कॉर्नर है वो सिर्फ एक यूनिट सेल के लिए नहीं है। वो कितने यूनिट सेल के लिए, दिस नीड्स टू बी डिटरमाइन, ये आपको डिटरमाइन करना है। वो कैसे डिटरमाइन करना है, आइए देखते हैं। बस ये आखिरी चीज है, इसके बाद छुट्टी, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। सबसे पहले मैं डिटरमाइन करता हूं क्लोराइड आयन की डिटर्मिनेशन। क्लोराइड आयन डिटर्मिनेशन फॉर वन यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल पे इतने क्लोराइड आयन मौजूद हैं। कहां कहां मौजूद है? 6 फेसिस में है, 8 कॉर्नर्स पे हैं, लेकिन हर कोई बटा हुआ है। फेसिस वाले भी बटे हुए हैं, मतलब इसको भी सर्व कर रहे हैं, पीछे वाली दीवार को भी सर्व कर रहे हैं। कॉर्नर्स वाले भी बटे हुए हैं। तो पर्टिकुलर एक यूनिट सेल के ऊपर कितने क्लोराइड आयन का असर है? एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के ऊपर कितने क्लोराइड आयन का असर, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लोराइड आयन की डिटर्मिनेशन हम करने गए, तो पहले हमें पता होना चाहिए क्लोराइड आयन कहाँ मौजूद है। क्लोराइड आयन मौजूद है
8 क्लोराइड आइंस, ये एमसीक्यू में आता है इसलिए बेटा मैं इसको इतनी दिल जमई से करवा रहा हूं। 8 क्लोराइड आइंस एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे 8 क्लोराइड आइंस मौजूद हैं। मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? यस और नो? हम अब करके दिखा दें। मानते हैं। अब जरा समझिएगा। ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन, ये जो हर कॉर्नर आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपको हर कॉर्नर क्यूबिक सेल का नजर आ रहा है, वो 8 क्यूबिक सेल में शेयर हुआ है भैया। ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन तो यूज ही नहीं कर सकते, इंग्लिश का मसला हो जाएगा। इस शेयर अमंग 8 क्यूबिक सेल्स, या यूनिट सेल्स कह लेंगे। समझे? ये जो एक कॉर्नर आ रहा है ना, ये एक कॉर्नर सिर्फ इस यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, ये 8 यूनिट सेल का पार्ट है। कैसे भैया? आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए भैया, ये इस यूनिट सेल का पार्ट है। मैं सिर्फ एक नक्शा ड्रॉ कर रहा हूं, उस नक्शे को समझिएगा। ये इस यहां पर भी एक कोई यूनिट सेल होगा, इसका पार्ट है। यहां पर भी कोई एक यूनिट सेल होगा, इसका पार्ट है। इसी तरह यहां पर भी कोई एक यूनिट सेल होगा, इसका पार्ट है। इसके ऊपर भी एक कोई यूनिट सेल होगा, इसका पार्ट है। तो इस तरीके से इसके अराउंड 8 यूनिट सेल होंगे जिसमें ये अपना किरदार अदा कर रहा होगा, एक कॉर्नर। तो इसी तरह हर कॉर्नर 8 यूनिट सेल का पार्ट है। हर कॉर्नर के आगे पीछे ऊपर नीचे 8 यूनिट सेल्स हैं। तो ईच कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 क्यूबिक सेल। तो अब मैंने यहां पे क्या निकालना है? सर मैंने निकालना है क्लोराइड आयन की पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ क्लोराइड आइन। समझिएगा मैं क्या निकालने जा रहा हूं। नंबर ऑफ क्लोराइड आइन एट कॉर्नर ऑफ वन यूनिट सेल। अब इसको समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिएगा बेटा एक मिनट के लिए। एक कॉर्नर, एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 8 में। तो सर एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 1/8। मतलब एक टॉफी, एक किताब, एक मोबाइल, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक बंदा 8 लोगों में तकसीम हुआ है। तो आप क्या कर देंगे इसको? 1/8। और ऐसे मोबाइल, ऐसे लैपटॉप, ऐसे कंप्यूटर टोटल कितने? 8 हैं। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तो एक बंदे के हिस्से में जो आएगा वो सिर्फ 1 के बराबर आएगा। तो मतलब सर, एक क्यूबिक सेल के 8 कॉर्नर पे 8 क्लोराइड हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक यूनिट सेल पे नहीं है बल्कि 8 यूनिट सेल्स पर है। तो एक यूनिट सेल पर सिर्फ एक क्लोराइड का इम्पैक्ट होगा। जो आपको 8 क्लोराइड नजर आ रहे हैं ना, वो बटे हुए हैं। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा वो कितने क्लोराइड का होगा? एक क्लोराइड का होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा भी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग खराब करेगी। अगले स्टेप मुझे जाने दें, खुद ही आपका दिमाग सीधा हो जाएगा। मैंने कॉर्नर पे तो बात कर ली कि 8 क्लोराइड आइंस एट 8 कॉर्नर। अब मैं जरा थोड़ी सी बात कर लेता हूँ फेसिस की। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ? फेसिस की। तो मुझे बताइए कितने फेसिस होते हैं? आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो में जो डाइस होते हैं कितने फेसिस होते हैं? 6 फेस होते हैं। हर फेस पर एक क्लोराइड आयन बैठा हुआ है। तो आप बोल दोगे 6। ये बहुत मजे की चीज है, खुद ही आपको समझ में आने लग जाएगी, अभी हौसला रखिएगा। 6 क्लोराइड आइंस एट 6 कॉर्नर्स, 6 फेसेस। ओ हो, गुनाहे कबीरा कर दिया मैंने। 6 क्लोराइड आइंस एट 6 फेसेस। भाई आपने छक्का तो देखा है ना? डाइस लूडो तो खेला होगा कभी जिंदगी में, उसमें कितने फेस होते हैं? छक्का आ गया। तो समझो हर फेस पे एक क्लोरीन बैठा हुआ है, एक क्लोराइड आयन बैठा हुआ है। तो 6 क्लोराइड आयन एट 6 फेसेस। मैं इस बात को लिख सकता हूं। अब मैं इस बात को लिख सकता हूं, मैं इस बात को लिख सकता हूं कि भाई ईच फेस, जो किसी भी डाइस का फेस होता है या रूबिक्स क्यूब का फेस होता है, ईच फेस इज शेयर्ड बिटवीन। आइए देख लेते हैं अभी, अभी देख लेते हैं कि एक फेस कितने यूनिट सेल के दरमियान शेयर हुआ हुआ होगा।
भाई अगर ये इसका फेस है मानो, अगर ये इसका फेस है मानो, ये इसका फेस है, तो एक तो ये इस यूनिट सेल का पार्ट है, और इसके साथ जो दूसरा यूनिट सेल होगा ये उसका पार्ट है। तीसरे चौथे पांचवे छठे का पार्ट नहीं है। मतलब सर, आसान सी बात है भैया, कि ये मेरा कमरा है जहां बैठ के सर मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, जहां मैं बैठ के अपना फेफड़ा फाड़ रहा हूँ। और ये मेरे घर वालों का कमरा है जहां बैठ के वो पक रहे हैं। ऐसे ही है, मान लो। अब वहां पर भी एक कमरा है, यहाँ पर भी एक कमरा है। अब जो ये दीवार है ये हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है। तो ये दीवार कितने कमरों में शेयर हुई हुई है? हाँ जी, ये दीवार जो है कितने कमरों में शेयर, दो। तो जो फेस का मतलब है वो दीवार ही समझे, फेस बेसिकली दीवार। मैं नीचे बैठ के क्लास ले रहा हूँ, ऊपर वाले फ्लोर वाले बैठे हुए मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो ये जो ऊपर की छत है, जो फेस है, वो कितने में शेयर हुआ हुआ है? दो में शेयर हुआ हुआ है। इसी तरह पीछे भी, इसी तरह नीचे भी। नीचे बेचारे आज से सदियों पहले जो मुर्दे बेचारे दफन होंगे यहाँ पे, वो बैठ के मुझे दुआएं दे रहे होंगे नीचे। तो उनके और मेरे दरमियान एक दीवार है जो उनके लिए भी और मेरे लिए भी है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कोई टेंशन है इसमें? कोई मसला नहीं है। तो ईच फेस इज शेयर्ड बिटवीन हाउ मैनी? इज शेयर्ड बिटवीन टू क्यूबिक सेल्स। अब मुझे निकालना है कि एक यूनिट सेल के ऊपर, एक यूनिट सेल के ऊपर कितना क्लोराइड आयन अपने फेस से असरअंदाज हो रहा है। एक क्यूबिक सेल पे क्या पार्टिसिपेशन है उसकी? नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। बस बेटा मेरी बस हो गई अब। एट फेसेस ऑफ वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के ऊपर उसके फेसेस का कितना इंपैक्ट है? टोटल देखें, एक फेस कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है? दो में, तो सिंपल 1/2 आ जाएगा। एक बंदा दो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। एक बंदे गरीब की दो शादी हुई तो वो दो बेगमात में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, 1/2। अब ऐसे कितने बंदे जिनकी दो शादियां भैया? यहाँ पर आ जाएंगे नजर। अब देख लें, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस, छठा फेस। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा भैया? 6। तो इसका आंसर आएगा 2 1 जा 2 3 जा। तो भाई फेसिस के लिहाज से देखा जाए तो एक यूनिट सेल पे 3 क्लोरीन असरअंदाज हो रहे हैं। फेसिस के लिहाज से देखा जाए तो एक यूनिट सेल पे 3 क्लोरीन्स मौजूद हैं। क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप बोल दोगे, अब यहाँ पर आप बोल दोगे, यहाँ पर आप आखिरी बात कह दोगे, उसके बाद आप जिंदगी जियोगे। आप बोल दोगे टोटल, टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस, टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस एट वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने क्लोराइड आयन, एक यूनिट सेल के लिए कितने क्लोराइड आयन डेडिकेटेड है? भाई ये क्लोराइड आयन एक यूनिट सेल के लिए नहीं है, 12 के लिए है। ये भी एक के लिए नहीं है, 8 के लिए है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन से निकाल लिया कितने क्लोराइड आयंस हैं जो एक यूनिट सेल के लिए डेडिकेटेड है। तो भाई एक उसके कॉर्नर से मिला, तीन उसके फेसिस से मिले, तो 1 + 3 वुड बी इक्वल्स टू 4। समझ में आया? मजा आया? मजा ना आया तो पैसे वापस। समझ में आया? यस। मोहतरमा और मोहतरमाओं, समझ में आ गया? मजा नहीं आया? समझ में आ गया, मजा नहीं आया तो उस केस में रिफंड नहीं, रिफंड पॉलिसी नहीं है कोई इस केस के अंदर। चलिए जी, अभी सोडियम को भी कर लेते हैं, अभी सोडियम को कर लेते हैं, अभी सोडियम को कर लेते हैं। अभी बता देते बेटा, बता देते हैं। फैक्टर से फैक्टर पे आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। चले भैया, बस एंड कर रहे हैं क्लास को, हम खत्म करते रह जा रहे हैं। अब जल्दी से सोडियम का भी कर लेते हैं। जल्दी से हम क्या कर लेते हैं भैया, सोडियम का भी कर लेते हैं। सोडियम आयन अभी जल्दी जल्दी कर लेंगे। सोडियम क्विकली हो जाएगा, आप लोग इसमें मेरा साथ देना, ये फटाक से हो जाएगा। अब समझाना कम पड़ेगा। सोडियम Na पॉजिटिव आयन
डिटर्मिनेशन फॉर अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के लिए कितने सोडियम आयन आपने डेजिग्नेट किए हुए हैं, डेडिकेट किए हुए हैं, वो आप निकालें। एक यूनिट सेल के लिए आपने कितने सोडियम डेजिग्नेट या डेडिकेट किए हुए हैं, ये आपने निकालना। आइए देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कहाँ मौजूद है। सोडियम एजिस पे मौजूद है, एजिस। तो आपके पास आप बोलोगे 8 एजिस, 8 सोडियम। हर एजिस पे, हर एच पे एक सोडियम बैठा हुआ है। सबसे पहले आप ब्लैक कलर से लिख दोगे कि 8 सोडियम आयन, 8 सोडियम आइंस एट 8 एजिस ऑफ यूनिट सेल। अब हर एज कितने यूनिट सेल से पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने यूनिट सेल से कम्युनिकेट कर रहा है, ये आपने इसको बताना है। तो ये जो हर एज को आप पकड़ेंगे, एज का मतलब क्या होता है सर? एज का मतलब ये वाली जगह है। एज का मतलब है ये वाली जगह। अब ये यहां पर भी एक यूनिट सेल बना रही होगी, 1। एक ये इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 2। एक नीचे बना रहा होगा, 3। और एक इधर ऊपर यूनिट सेल बन रहा होगा, 4। तो ये जो हर एज है, ये हर एज, ईच एज एक यूनिट सेल जो बना हुआ है ऑलरेडी, दूसरा यूनिट सेल जो नीचे बनेगा, तीसरा यूनिट सेल जो पीछे की तरफ बनेगा, चौथा यूनिट सेल जो आगे की तरफ बनेगा। तो एक एज 4 यूनिट सेल से बातें कर रहा है। तो आप बोल दोगे, क्विकली बोल दोगे कि भाई ईच एज इज शेयर्ड अमंग 4 यूनिट सेल्स। तो भाई ये तो बिल्कुल ही मिसाल बैठ गई। ये लिख लिया आपने। आखिर में बता दोगे नंबर ऑफ सोडियम आइंस विच आर बेसिकली एजिस पर मौजूद हैं, एट एजिस ऑफ 1 यूनिट सेल। तो कितने सोडियम के आयन डेडिकेट हुए हुए हैं एक यूनिट सेल के लिए? तो भाई सोडियम आयन मौजूद है एजिस पे। एक एज 4 से शेयर हुआ है, 1/4। और टोटल हमारे पास कितने एजेस हैं? 8 एजेस हैं। तो 4 1 जा, 4 2 जा, सॉरी 12 एजेस हैं। मैंने एक चीज गलत लिख दी, सॉरी बेटा, मैंने 12 एजेस गलत लिखे हैं, मैंने ये 12 लिखने। मैं भी थक गया हूँ, मैं भी थक गया हूँ। सॉरी बेटा, कुछ बच्चे ने मुझे बीच में बोला, बोलने की कोशिश की, तो वो बेचारे अपना क्या बोलते हैं, आवाज निकाल लेते, लेकिन उनकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पाई। अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब ओके की रिपोर्ट है? बता दे भाई। अब ओके, अब क्लियर है, अब तो कोई मसला नहीं है। तो किसी ने बतानी रहमत नहीं फरमाई, और ये मैंने 8 लिख दी। 4 1 जा, 4 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आखिरी सोडियम कहाँ मौजूद है? सेंटर पे। और सेंटर वाला जो है वो तो हमेशा एक में ही रहेगा। ये जो सेंटर है ना, कमरे के दरमियान बंद हूं मैं, तो एक ही कमरे के लिए मैं डेडिकेट हूँ, मैं मल्टीपल कमरों में नहीं जा सकता। तो मैं एक ही कमरे के लिए हूँ। तो सेंटर वाला जो होगा, 1 सोडियम एट सेंटर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 के बराबर ही होगी, वो एक ही यूनिट सेल के लिए डेसिग्नेट होगा। तो टोटल नंबर अगर मैं निकालूंगा यहां से, तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आइंस एट 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आइन होंगे वो किसके बराबर होंगे? 3 + 1 के। अगेन 3 + 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब कुछ लोग ऐसे इसको डायरेक्टली याद भी करवा देते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है कि चार, एक यूनिट सेल में 4 क्लोरीन होते हैं, 4 सोडियम होते हैं, लेकिन उसको निकालना भी आना चाहिए। कभी वो एडिस का भी पूछ लेगा, कभी वो फेसिस का भी पूछ लेगा, कभी वो सेंटर का भी पूछ लेगा। वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो वो जब कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको कहीं से कुछ भी हर चीज पता होनी चाहिए, लाजमी तौर पे। ठीक है? चलिए जी।
आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं। अच्छा, एक चीज बच्चे कह रहे हैं सर, क्लास ऊपर हो गया, टाइम बिल्कुल ऊपर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कभी कभार कल क्लास छुट्टी भी तो मिल गई थी आपको। तो एक बच्चे कह रहे हैं सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है। तो ये मैं लिख नहीं रहा, मैं इसको बता देता हूँ कि भाई आ जाते हैं हम यहाँ पर। देर आर बेसिकली थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वो लिखा हुआ था। अब इसको हम देख लेते हैं। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक क्रिस्टल है। तो ये कुछ बच्चे कह रहे थे सर वो आपने ऊपर नहीं बताया, शायद मैंने नहीं बताया, तो अभी यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक क्रिस्टल क्या होता है? साइज ऑफ आइन। ठीक है। और बस इसकी एक क्लास ऑफ कर दी मैंने। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कुछ रह गए थे, बच्चे कह रहे थे, तो इसलिए बेटा मैं इसको बता देता हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहला क्या है भाई? साइज ऑफ द आइंस। द रिलेटिव साइज ऑफ द कैटाइंस एंड आयनाइंस इन्फ्लुएंस द अरेंजमेंट ऑफ द इन द क्रिस्टल। लार्जर आयन रिजल्ट्स इन अ लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, while स्मॉलर आइंस लीड टू मोर क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। जितने स्मॉलर आइंस होंगे उतना ही क्लोज और क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। हायर चार्ज आइंस क्रिएट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लीडिंग अ मोर स्टेबल आयनिक क्रिस्टल। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबल आयनिक क्रिस्टल बनेगा। The way ions are arranged in the crystal lattice determined by their size and charges directly affect the overall shape of the crystal. For example, a cubic lattice typically forms when the ions fit into a repeating cubic pattern. तो वो जो क्रिस्टल है जो अपने साइज और चार्जेस की वजह से एक जो आपके सॉरी आइंस हैं जो अपने साइज और चार्जेस की वजह से कंबाइन होकर क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल उसकी अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर सोडियम और क्लोराइड अरेंज हो रहे हैं तो वो क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होंगे। कोई और आयन्स अरेंज होंगे तो वो किसी और फॉर्म में अरेंज होंगे। तो हर किसी की अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक क्रिस्टल तीन चीजों पर डिपेंड करती है: साइज ऑफ आइन, चार्ज ऑफ आइन, अरेंजमेंट ऑफ आइन। क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल जो फॉर्म होता है उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस बनते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। या क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। काइंड ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड एनर्जी होती है। इसी तरह क्रिस्टल तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको क्रिस्टल लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, एमसीक्यू लाजमी सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह फिर आपसे कल की क्लास में मुलाकात होगी।